आपकी नॉन नेगोशिएबल्स वाली जो लिस्ट है उसको एक और बार अगर आप रिवाइज कर दें हमारे, ठीक है। और अगर कुछ और ऐड भी करना चाहते हैं तो आप वो ऐड। हाँ, अगर बोलते बोलते जो चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी इस लिमिटेड टाइम स्पेन में इंशाल्लाह ताला उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ों का ख्याल ये रखा कि आपके पास मस्ट हैव्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मस्ट हैव्स में आपके पास एक ईजिली कैरी करने वाला बैग होना चाहिए जिसको आपने सामान से भर नहीं देना है कि आप उसमें इतना सामान भर लें कि ज़रूरत की चीज़ मिलते हुए आपको 5 मिनट से सामान ढूंढना पड़े पहले, ठीक है। इतना रखें जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों की। और बाज़ का जब हम चीज़ें रख रहे होते हैं तो हमें लगता है ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी सब भर लेते हैं हम। ये बेवकूफ़ी है, ये ना करें। क्या क्या चीज़ें आपके पास मस्ट हैव्स में होनी चाहिए। आपके पास मस्ट हैव्स में फ़ोन अपना होना चाहिए जो कि सही चलता हो, जिसकी ऑडियो वीडियो सब ठीक से चलती हो, कॉल आ सके, आप कॉल कर सकें, आवाज़ आ सके, आप सुन सकें। उसको साइलेंट पे नहीं रखना होता। नो मैटर आप कितने फोकस से पढ़ा रही हैं बच्चों को, नो मैटर आप इस वक्त किसी स्कूल में खड़ी होकर नहीं पढ़ा रही जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, नहीं है, ठीक है। आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ा रही जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। आप एक होम ट्यूशन पे बैठी हुई है जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। तो आपने इतना डाइव इन नहीं करना कि आप आसपास की चीज़ें भूल जाएं। कॉल ना उठाएं आप, कुछ स्पेशल लोग रखें जिनकी लिस्ट आपको पता हो कि इनकी कॉल आएगी तो मैंने उठानी है लाजमी, ठीक है। और मोबाइल साइलेंट पर नहीं होना चाहिए आपका, उसमें चार्जिंग मुस्तकिल होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल को कहीं चार्ज पे लगा रही हैं तो मेक श्योर करें कि अपना चार्जर आप खुद लेकर जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा चार्ज अगर कहीं लगा रही है तो अपनी रीच में रखेंगी उसको, ठीक है। आपका मोबाइल आपके इमीडिएट रीच के अंदर होना चाहिए जो फ़ौरन आप उठा सकें, ठीक है। इसके अलावा भी मोबाइल की नोटिफिकेशन देखने की आदत रखें, ठीक है। बज़ाहिरी सुनने में लगेगा कि नहीं तो डिस्ट्रैक्ट बहुत करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। आपके लिए प्रेजेंट माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, तो रखें अपने आप को प्रेजेंट माइंडेड। इसके अलावा आपके पास पैसे होने चाहिए लाजमी, पूरे दिन के खाने के, पानी के, ट्रैवल के, और इतने होने चाहिए कि वापस आए तो बचे हुए हों आपके बैग में, कम ना पड़ जाए। ये चीज़ें, ये गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर करीब ही कहीं होते थे, या अगर वो मेरे साथ नहीं भी होते तो उनका मुझ तक पहुँचना, क्योंकि मेरे फादर थोड़े से हैं इस तरह के कि अगर मैं घर से बाहर हूँ तो फिर वो अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं रख पाते थे कि नहीं, अगर किसी भी वक्त कॉल आ गई या कोई भी उनको ज़रा सा भी धड़का लग जाए तो वो फ़ौरन पहुँच सके मुझ तक। तो मुझे ये प्रिविलेज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मिला, ठीक है। लेकिन नहीं मिलता तो आपने अपने आप को, अल्लाह भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊँट की हिफाजत तब करूँगा जब तुम उसे मीट से बांध दोगे। पहले बांधे अपना ऊँट, खुद उसकी हिफाजत करें, फिर अल्लाह आपके काम को मुकम्मल कर देता है, ठीक है। चार्जिंग की बात हो गई, मोबाइल की बात हो गई, साइलेंट पे ना रखने की बात हो गई। इसके अलावा आपका पैसे आपके पास होने चाहिए। आप लड़कियां हैं, आप लोगों के पास लाजमी हिजाब पिन्स होनी चाहिए। अगर आप हिजाब नहीं भी करते तब भी आपके पास पिन्स होनी चाहिए। हिजाब पिन्स आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजिली आप किसी को इंजर्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हिजाब पिन्स, ठीक है। और ये वो लड़कियां भी कर सकती हैं जिन्हें सेफ्टी के लिए फिजिकल आर्ट्स नहीं आते, ठीक है, वो भी ये कर सकती हैं, ठीक है। छोटी सी होती हैं, कैरी करने में मसला भी नहीं होगा और आपको बहुत दफ़ा वार्डरोब मेल फंक्शन से भी बचा लेती है हिजाब पिन्स, ठीक है। सेफ्टी पिन्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर कहीं कील से कपड़ा फट गया, किसी ऐसी जगह में फट गया कि आप एम्बेरसमेंट का शिकार हो सकती है, तो मेक श्योर कि आपके पास सेफ्टी पिन्स हो, बड़े साइज़ की, डिफरेंट साइज़ की रखें, या एक गुच्छा लेके खरीद के आप उसको अपने बैग में रखें ताकि आप बर वक्त अपने आप को किसी भी वार्डरोब मेल फंक्शन से बचा सकें, ठीक है। इसके अलावा ये तो मस्ट है जो आपके बैग में लाजमी होना चाहिए। परफ्यूम लाजमी रखें, स्प्रेज नॉट जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस। परफ्यूम आप किसी की आंखों में भी कर सकती हैं, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें ऐलान नहीं कर देनी है, अलीउल ऐलान के मैं बैग में ये चीज़ें रख के घूम रही हूँ और इस मकसद के लिए रख के घूम रही हूँ। जो चीज़ आप, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, आप किसी को अवॉइड करने के लिए प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो आगे सॉल्यूशन बता देते हैं आपको होता है। तो आपने लोगों को अपनी सेफ्टी के बारे में जो प्रिकॉशंस आपने लिए उन्हें नहीं बताने, क्योंकि फिर वो उन तरीकों से आपके ऊपर अटैक करेंगे जिसके लिए आपके पास प्रिकॉशन नहीं होगी, वो ढूंढ लेंगे कोई ना कोई ऐसा तरीका, ठीक है। ऑल्दो इट माइट साउंड वेरी एक्सट्रीम, लेकिन वी नेवर नो। मोबाइल में बैलेंस लाजमी होना चाहिए, डेटा लाजमी होना चाहिए आपके पास, और आपकी लोकेशन शेयर होनी चाहिए, मैप देखना आना चाहिए। ये लड़कियों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस, ओह हमें राइट एंड लेफ्ट का डिफरेंस नहीं समझ आता। ऑप्शंस आपको हमेशा नहीं मिलेगा, चांस आपको हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई सा भी चांस आपके लिए लेसन बन जाएगा और हम अवॉइड करना चाहेंगे ये चीज़ें। आपकी लोकेशन शेयर होनी चाहिए, ठीक है। या आप किसी ऐसी जगह पर, अच्छा एक और ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि अगर आप किसी जगह ट्यूशन ले रही है ना, तो वहाँ पे आपके जानने वालों में करीब कौन है ये आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सा जहाँ रहती हैं, अगर मैं वहाँ कहीं का ट्यूशन लेती हूँ तो मैं अक्सा को भी ये बात इन्फॉर्म करूँगी कि अक्सा मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, और मैं अक्सा के घर का ना सिर्फ अपने घर की लोकेशन मुझे याद होनी चाहिए, रास्ते मुझे वहाँ के पता होने चाहिए, मुझे अक्सा के घर के भी पता होने चाहिए। कभी कभार मेरा घर वहाँ से इतना दूर होगा कि अक्सा का घर मुझसे करीब होगा, ठीक है। तो अपने जो डिफेंस पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि ये आप ही की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप घर से बाहर निकली हैं तो आप ये ओन करिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकली हैं। एंड टू बी वेरी श्योर, मेरे अब्बू मुझसे ना एक जुमला कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं थी कि तुम अभी मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाओ। सिर्फ हम नहीं है ना, हमें यहाँ तक लाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारी सेहत उनकी मेहनत से बनी हुई है, ये तालीम उनकी मेहनत से है। तो आप अपने साथ जो कुछ भी करेंगे वो आपके पेरेंट्स के साथ खयानत होती है कि आपने अपनी सेहत ख़राब की, आपके पेरेंट्स ने बनाई थी, ठीक है। तो ख्याल रखिए इन चीज़ों का, इन चीज़ों को संजीदा लें। बाज़ औक़ात आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और मैं भी, ना सिर्फ आप लोग नहीं, हम भी कॉन्फिडेंस में आते हैं शुरू में कि नहीं हम कर लेंगे, फिर होता नहीं है हमसे हम देख लेंगे, फिर देखा नहीं जाता हमसे ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद घर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, घर की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा जिस जगह आप ट्यूशन ले रहे हैं ना, होम ट्यूशन, कोशिश करें कि 1 दिन 2 दिन अपने किसी फ्रेंड के साथ, भाई के साथ या पेरेंट्स के साथ उस इलाके को विजिट करें। जगह जगह देखें लोकेशन, कौन सी दुकान कहाँ पर है, किस जगह आपको क्या चीज़ मिलेगी। थोड़े से गलियों, अगर वो गलियों के अंदर है, जैसे होम ट्यूशन मोस्टली अगर आप बड़े घरों में पढ़ा रहे हैं तो बड़े घर दुकान रोडों पे नहीं बने हुए होते, वो अंदर गलियों के इलाकों में होते हैं, ठीक है, जो अच्छे बड़े घर बने होते हैं कराची में। तो उनमें गलियों का आपको पता होना चाहिए, और गलियों में नेविगेट करना आपको आना चाहिए, घर का नंबर देखना आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी दुकान किधर है, कौन सा रोड किस तरफ जाएगा। और मेन रोड के रास्ते आपको, या तो आप पूरा नहीं याद रख सकते ना, बहुत कुछ नहीं याद रख सकते, इतना याद जरूर रखें कि कौन सी गली मेन रोड पे जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम सिर्फ मेन रोड तक भी पहुंच जाते हैं ना तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, कि सिर्फ मेन रोड तक अगर आप पहुंच जाएं तो इंशाल्लाह ताला, तो मेन रोड तक का एक्सेस आपको पता होना चाहिए। फिर हमने ये बात करी कि आपको घर किस तरह चूज करना चाहिए। हाँ, इस पर आने से पहले आपने बोला था कि घर से ही कंफर्टेबल होकर निकले हैं, प्लीज। मैं मुझे पता नहीं हमें दोबारा कभी इस मौजूद पर बात करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अक्सर इस चीज़ की गवाह है। मैं वो लड़की हूँ जिसका वार्डरोब मेल फंक्शन आज तक होता है, रोज होता है और अक्सर संभालती है फिर, ठीक है। लड़कियां हैं आप, मैं भी, हम सब, और हिजाब अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करते हैं, उसको कैरी करना मुझे नहीं आता, अस्तगफिरुल्लाह, और इंशाल्लाह ताला हिजाब ज़्यादा मुझे बाकी का मतलब कपड़े वगैरह कैरी मुझसे नहीं होते इतने, या मेरे साथ वार्डरोब मेल फंक्शन इत्तेफाकन भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और उसमें मैं पूरी इत्तेफाक को क्रेडिट नहीं दूंगी, कुछ ब्लेम मेरा भी है कि कभी कभार हम क्या होते हैं जल्दी में निकलते हैं, और हमें पता होता है कि यार मेरे फना ड्रेसिंग में ये मसला है, और हम कहते हैं नहीं कवर कर लेंगे या देखी जाएगी। जब आप घर से इस स्टेट में निकल रहे हो ना कि देखी जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग का आधा हिस्सा उसको देखने में ही लगा हुआ है, और दुनिया इतनी आपके ऊपर फोकस नहीं करती जितने आप कॉन्शियस हो जाते हो। मसला ये कॉन्शियस होने में मसला नहीं है, मसला ये है कि आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। आसपास कौन क्या कर रहा है, कौन पीछे आ रहा है, किधर से कौन देख रहा है, आपको वो होश ही नहीं रहेगा जब आपका सारा फोकस अपने ऊपर होगा, अपने ड्रेसिंग के ऊपर होगा। तो लिहाजा प्लीज़ 5 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट लेट हो जाए। अच्छा, लेट होने से मुझे एक और चीज़ याद है, हम इस पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। मुझे मेरे फादर ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप देते थे मोस्टली, तो कभी कभार क्या होता था कि मैं ना बहुत जल्दी में होती थी, और मैं अब्बू कहती है कुछ जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, और अब्बू मुझे कहते थे बेटा कभी भी सफ़र जल्दी में नहीं किया जाता, कराची का रोड है, आप सफ़र जल्दी में नहीं, आप 10 मिनट लेट हो जाओ, तुम जितना किसी रिक्शे में बैठी हो, अपने बारे में तो मेरे अब्बा तो इतनी लिफ्ट ही नहीं कराते थे कि वो जल्दी कर ले, वो कहते चुप करके बैठो तुम, ठीक है। वो जितनी भी मैं गुस्सा करूँ या कुछ भी करूँ, वो कहते थे नहीं जल्दी नहीं करनी है, और तुम भी जल्दी नहीं करोगे, कहते थे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लेना, लेकिन सफ़र जल्दी में नहीं। और उनको सबसे ज़्यादा डर ये होता था कि कभी बार हम गाड़ी रिक्शे में बैठते हैं या गाड़ी में, तो हम उनको फोर्स करोगे जल्दी करें अंकल, और वो जल्दी कर लेते हैं, और जल्दी में आपसे गलतियाँ बहुत होती हैं, कट्स लेते हुए गलती हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो जो 10 मिनट लेट, अब वो कहते हैं कि 10 मिनट वो जो लेट होने थे ना, वो फिर तुम 6 महीने के लिए बैठे पड़ जाओगे, बेटर है कि तुम 10 मिनट लेट हो। तो जल्दी करने में सफ़र जल्दी नहीं करना है, सफ़र तहम्मुल से करना है। तो अब वापस आते हैं कि जल्दी में जब आप घर से बाहर निकले, बेशक आप वापस आने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए 10 मिनट और लें, और 10 मिनट लें, लेकिन अपने आप को इतना मेक श्योर करके निकले कि आपको घर से निकलते हुए एटलीस्ट कोई वार्डरोब मेल फंक्शन नहीं पता होना चाहिए, कि आप उसको इग्नोर करके घर से बाहर निकलें।
ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें लड़कियां होते हुए। दूसरी बात, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज ना हो जहाँ आपके कपड़े ख़राब होने का, स्टेनिंग होने का या कहीं से फटने के चांसेस। ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ऐसा आप उनके साथ खेल कूद में लग जाते हो। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, तो इसलिए मैं ही क्योंकि मैं एक वक्त में छोटे बच्चे भी पढ़ाती थी, तो उसमें मेरे साथ ये होता है कि उसमें हम प्लेफुल एक्टिविटीज़ करने में कभी कभार बच्चों के साथ बच्चा बनने की कोशिश में इतने खो जाते हैं कि आपको फिर होश नहीं रहता, और उसमें फिर आपके कपड़े फटते हैं, ये चीज़ होती है। प्लीज़ अवॉइड। स्कूल में नहीं है आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है जो आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आप होम ट्यूटर हैं, घर में है किसी अजनबी शख्स की, ये चीज़ थी। इसके अलावा आप जिस घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपको उस घर के मर्दों के टाइमिंग्स और उनकी रूटीन्स पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं पर्सनली जो है वो कोशिश ये करती थी कि मैं उस टाइमिंग पे रखूँ जिस टाइम पे घर में कोई मर्द ना हो, ठीक है। और तो ये भी कम्प्लीटली सेफ प्रैक्टिस नहीं है कि घर में कोई मर्द ना हो, ठीक है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये होती थी कि घर में कोई ना हो। और इवन तो कि अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि घर में कोई, दरवाज़ा बंद नहीं करना, दरवाज़ा नहीं बंद करना, ठीक है। मैं कुछ लड़कियां प्रेफर करती हैं कि दरवाज़ा बंद करके वो ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, मैं नहीं होती। मैं दरवाज़ा खुला रखती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा खोले आप, और दरवाजे के साथ अपनी आँखें और कान भी खुला रखें। कभी कभार आप पढ़ाने में इतना मगन हो जाते हैं, इतने जोश से पढ़ा रहे होते हैं कि बाहर क्या आवाज़ आई है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन गुजर रहा है, कभी कोई मर्दों के पैरों की आवाज़ अलग से पता चलती है। मुझे भी ये बातें तभी पता चली जब मैं सिचुएशंस में, और ऐसे पहले मुझे भी इतनी बारीकी से चीज़ें पहचाननी नहीं आती थी। तो इतना अपने आप को अलर्ट रखें कि आपको पता हो कि कौन गुजर रहा है, कौन बार बार गुजर रहा है, मर्द गुजर रहा है, कोई आंखें खुली रखें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इवन अगर मेहमान है, कोशिश करें कि जब घर में मेहमान हो तो आप क्लास लेने ना आ जाए। अगर खुद भी पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि मेहमानों के सामने ना हो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गई हैं और वहाँ कहीं मेहमान आ गए तो हमसे एक्सक्यूज़ करके निकल जाए, क्योंकि किसी के घर में बैठ के किसी अजनबी शख्स की नजरें आप पे पड़ेंगी ना, वो आपको बहुत डिटेल से देखेगा। बाहर रोड पे भी हजारों अजनबी आपको देखेंगे, लेकिन वो चलते फिरते देखेंगे ना, कि चलते फिरते नजर पड़ गए। किसी के घर में मेहमान है, आप वहाँ ना रुके, कोशिश करें, क्योंकि आप घर के बंदे को पकड़ लोगे, शायद उसके मेहमान को नहीं पकड़ सकोगे। तो घर में मेहमानों को अवॉइड करें, ठीक है। और रात को अपनी नींद कम्प्लीट करके वापस जाना। मेरे साथ ये चीज़ें गलतियाँ मैंने बहुत की हैं कि मैं बहुत एक्सटेंसिव आवर्स में काम करती थी। होते ना शुरू आप बड़े जोश में होते हो, जोश में होकर आप अपने जोश को आखिरी हद तक आजमा लेते हो, और आप कहते हो वाओ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। आप अपनी बॉडी की नहीं सुनो, फिर आपकी बॉडी आपकी सुनना बंद कर देती। मुझे नींद आती थी रात को, मैं नहीं सोती थी, फिर मुझे वहाँ नींद आई जहाँ मुझे नहीं सोना होता था। अल्हम्दुलिल्लाह दूरी दफ़ा इस तरह के मेरे साथ वाक़यात हुए कि मैं किसी जगह पे जाके सो गई, क्योंकि बच्चे अक्सर बैग ला रहे होते हैं, किताबें ला रहे होते हैं, उसमें 5 मिनट लग जाते हैं, और सफ़र करके आया हुआ बंदा दूर बैठता है ना, तो वैसे ही नींद का झोंका आता है आपको। तो मैं ना बैठे बैठे ही मेरी आँख लगी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी परिंदे की आवाज़ से मेरी आँख खुली, जिस बिल्ली से मुझे बेतहाशा डर लगता है, उस बिल्ली की आवाज़ से मेरी एक दफ़ा आँख खोली, और एक दफ़ा एक बच्चे के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। और जिन सिचुएशन से मैंने अपने आप को देखा, वहाँ इस तरह के लोग थे जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे। कभी किसी एक घर में जो मजदूर काम कर रहे थे, तो वहाँ मजदूर आके बैठा हुआ था, और वो काफ़ी करीब बैठा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, उस मुझे था नहीं कि वो कुछ करता, लेकिन वो इस तरह की जगह पे थी कि वो कुछ कर भी सकता था, ठीक है। तो कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मेरी गलती थी कि मैं इतना अपने आप को खोने दिया मैंने कि मेरी आँख लग गई। इस तरह का एक वाक़या मेरे साथ ड्राइविंग के दौरान भी हुआ कि मैं ड्राइविंग में थी और मैं एक ड्राइवर के साथ बैठी हुई थी और पीछे बैठी हुई थी, लेकिन मैं बैठे बैठे सो गई थी। और मुझे पता नहीं कहाँ किसी ट्रैफिक में शायद गाड़ी रुकी, मुझे उसका कितना भी होश नहीं था कि मुझे समझ आए कि क्या हो रहा है। किसी ट्रैफिक में गाड़ी रुकी, जब बराबर वाली गाड़ी की एक लड़की ने मुझे जगाया कि आप जागती रहे। उसने बाकायदा पता नहीं हाथ लगाया था या क्या, उसने किसी चीज़ से मुझे पिन किया था, और उससे मैं एकदम से डर के उठी थी, और उसने मुझे कहा था जागती रहे। मुझे उसकी ये लफ्ज़ याद है, जागती रहे। और उसके बाद फिर मुझे वो था कि मुझे अब याद आता कि मुझे अब गाड़ी में सोना नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करके रखें। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं करती थी ना, मैं बैक टू बैक क्लासेस देती थी, बैक टू बैक क्लासेस में। तो उसमें ये होता है कि आप फिर एक साथ थकते हैं और बहुत बुरा थकते हैं, और फिर उसको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है, बनस्बत इसके कि आप 1 घंटा काम करो, फिर कहीं 10-15 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटा काम करो, फिर कहीं 10-15 मिनट ब्रेक लो। तो एक दिन में आप कितने ट्यूशन लेते हैं? मैं अच्छा, मेरी जो रूटीन थी ना वो फिक्स नहीं होती थी, लेकिन मोस्टली डेज में मेरे पास जो मेरे हाईएस्ट वर्किंग डेज होते थे, उसमें मेरे पास ये होता था कि मेरी सुबह 8:30 से कॉलेज स्टार्ट होता था, और 2:30 से मेरे ट्यूशन स्टार्ट होते थे। 2:30 से और फिर मुझे फ्री होते होते 11:30, एक दफ़ा 12:30 भी बजे। तो कितने एक दिन में ट्यूशन आप लिए? एक घंटे के हिसाब से। कितने
number of tuitions in a day? इन अ डे तक अगर मैं बस 2:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, 2:30 से 3, 3:30, 3:30 से 3:30, मतलब बैक टू बैक 1-1 घंटे की क्लासेस। 10:30 घंटे Back to रात back। में भी आपने लेना शुरू कर दी। हाँ। तो रात में आपने कितने मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद ऑफ होम ट्यूशंस आपने लेना शुरू किया रात के ट्यूशंस? तकरीबन मुझे याद है कि मेरा जो 3rd ट्यूशन था, 2 ट्यूशंस के बाद वो मैंने रात का लिया। क्यों? और वो मैंने रात का इसलिए, हाँ, एक तो क्यों मैंने लिया, मुझे वो नहीं लेना चाहिए था और नहीं लेना चाहिए। डू यू थिंक कि कराची में जो हालात अभी हैं, और तो एक गर्ल जितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए, जितनी सेल्फ डिफेंस उसको आ जाए, जितनी ट्रिक्स हम उन्हें बता दें या जितने सेल्फ प्रिकॉशंस वो खुद भी कर लें, लेकिन डू यू रियली थिंक कि रात के वक्त एक लड़की को कराची में होम ट्यूशंस देने चाहिए? A simple and straight no. Why? And why you did? हाँ, मैंने क्यों किया इसका एक्चुअली मेरे पास कोई जवाब था, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने ऑलरेडी पढ़ा रही थी। ओके। मैं उस वक्त उस चीज़ में इतनी मगन हो गई कि मैंने किसी को नो ही नहीं कहा, और वो मेरी गलती है थी कि मैंने बाउंड्रीज नहीं सेट करी थी। तो वी शुड नो द लिमिट। वी शुड नो द लिमिट्स, और आप नहीं बनाएंगे तो आपकी बॉडी लिमिट्स बनाएगी अपने। फिर नॉट ओनली बॉडी, फिर मुझे लगता है सोसाइटी भी, क्योंकि फिर अगर वो देखिए थिंग इज इट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से आती थी, तो मैंने अपनी जिद में ये काम एक शुरू कर दिया था। तो लोग आपको फिर उसी तरह से देखते हैं कि तो बड़ी मजबूर लड़की होगी, और फिर मजबूरियों का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो आपको उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ की ऑफ़र करते हैं। जैसे मुझे एक ट्यूशन्स के दौरान एक फैमिली ने ऑफ़र की कि आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर लें रात का, क्योंकि मैं उन्हें नाइट ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो उससे मुझे अच्छी वाइब नहीं आई कि वो मुझे शायद कोई और तरह की लड़की समझ रहे हैं, कि क्योंकि वो मेरी गलती थी ना। मैंने उस वक्त मैं शायद इतनी मेच्योर नहीं थी, कि मैं सोसाइटी से इतना इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुई थी उस पार्ट से कि रात में काम करने वाली लड़कियों को सोसाइटी किस नज़र से देख रही होती। लेकिन फिर Not भी all- सोसाइटी का भी अगर हम लोग नजरिया ना भी रखें, खुद के लिए भी अगर अल्लाह ताला डिसाइड के करें exactly। या खुद के लिए भी एक बाउंड्री सेट करें। आप दिन में जैसे कि 6 या 7 ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, और अगर रात में आप नहीं एक पढ़ाएंगी, तो फिर भी आपके पास 6 या 7 ट्यूशंस तो है ना। ऐसा ही है। ऐसा ही और फिर है। अगर आपको उसके बाद अगर 6-7 ट्यूशन कोई बंदा कराची में पढ़ा रहा है, उसके बाद भी उसको रात में जरूरत, मतलब वो मैनेज सही नहीं कर रहा, अपने फाइनेंसेस सही मैनेज नहीं कर रहा फिर वो शख्स। क्योंकि मुझे लगता है कि इवन फ्रॉम बहुत लोएस्ट भी अगर आपको कोई पे कर रहा है, तो 6-7 ट्यूशन इतने होते हैं कि वो एक बंदे की कंप्लीटली Basic रेजिडेंस needs के को। साथ उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही है। मैं उस वक्त, क्योंकि मेरा उस वक्त पैसे कमाना नहीं था, बस मैं एक मसरूफियत के चक्कर में मसरूफ ही इतना हो जा रही थी, विच वॉज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है। So your idea behind home tuitions was just keeping yourself busy, is that so? इट वॉज अ काइंड ऑफ escape फॉर मी, क्योंकि जब from- हाँ मैं from एग्जैक्टली That period जो हाँ मई जो से इससे अगस्त पहले तक गुजरा था था। एग्जैक्टली, जो मेरा इसके साथ मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी थी, तो उसमें भी कुछ चीज़ें थी। अच्छा अगेन मुझे चाहिए था कि मैं कोप करती थ्रू कम्युनिकेशन एंड स्टफ, लेकिन मैंने escape चूज़ किया। Okay. मैंने खुद को चीज़ों से बचाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए, फेस करने से बचने के लिए, या चीज़ों को अवॉइड करने, कम्युनिकेशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होती थी, उन्हें अवॉइड करने के लिए मैंने escape चूज़ किया। और उस escape को मैंने फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से चूज़ किया, कि मैंने अपने आप को इतना मसरूफ रखा, इतना इट वॉज नॉट गुड, Was it healthy? इट वॉज नॉट। क्योंकि उससे ये हुआ कि एक देखिए डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन अवॉइड की जा सकती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो लाजमी हो जाती है। या तो फिर वो लाजमी कॉन्वर्जेशन होगी, या फिर वो कॉन्वर्जेशन जिस बंदे से करनी थी वो बंदा फिर उस कॉन्वर्जेशन में नहीं आएगा, फिर आपके साथ आप उस बंदे को खो दो। अगेन अगर वो बंदा वर्थी है तो वो आपका रियल लॉस है। बेशक लोग आते हैं और बेशक लोग जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने आपको फजल के तौर पे दिया होता है। वो आपसे खो जाए तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि अल्लाह इससे बेहतर देगा। ब्रो अल्लाह ऑलरेडी गेव यू द बेस्ट, आपने उसकी कदर नहीं की, आपने उसे संभाल के नहीं रखा। ये जुमला भी अक्सर ने मुझे कहा था, मुझे याद है हम इस कॉन्वर्जेशन के बारे में एक बार बात कर रहे थे कि खुशी दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा आपने खोलना होता है, एंड अक्सर सेट कि फिर उस खुशी को अंदर ला के उसकी कदर भी करनी होती है, ला के सिर्फ फेंक नहीं देना होता उसे घर में। तो ये वाली चीज़ है, एंड आई डिड दैट अल्हम्दुलिल्लाह। You said that it was not healthy. It was right? not. So, did you face any losses? And, I did. and what were they? Hello? If you, अगर सॉरी मैं दोबारा इंग्लिश में चली गई, गलती हो गई, कोई नुकसान आपका हुआ हो? बहुत ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि मैंने अपने आप को अच्छा सिर्फ फिजिकली या ओवरऑल सारे You losses? can अब लॉसेस पे आ जाते किसी हैं। भी तरीके से कैटेगरी करके आप बता सकते हैं। जो मेरे लॉसेस हुए थे, अगर मैं पर्सनल से स्टार्ट करूं, मुझे लॉसेस हुए थे एकेडमिकली, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पे, देयर इज नो वे कि आप 11:30 बजे 12 बजे घर आ रहे हो, वो भी पूरे 8:30 से 12:30 की रूटीन के बाद, उसके बाद आप पढ़ोगे बैठ के, नो वे।
वो बहुत बड़ा लॉस था मेरे लिए। फिर जो अच्छा ये वो लॉस है जो कवर किया जा सकता था, दिस इज वन ऑफ दोस्त। तो दो तरह के लॉसेस थे, वो जो रिकवरेबल थे और वो जो रिकवरेबल नहीं हो सकते थे किसी भी तरीके से। जिस लॉस से मैं आज तक उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरे रिश्ते थे। सबकी ज़िंदगी में मुश्किल और बेहद मुश्किल वक्त होते हैं, लेकिन आपके हाथ में होता है कि इट्स यू वर्सेस देम और इट्स आप लोग मिलके अगेंस्ट द सिचुएशन हो। मैंने क्या किया कि मैं जिस डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन से बचने की कोशिश कर रही थी, इवन तो चाहे उसमें मेरी मिस्टेक्स थी, लेकिन मुझे ये समझना चाहिए था कि देयर वर पीपल हु आर लेटिंग मी टू इम्प्रूव, वो मुझे स्पेस देंगे इम्प्रूव करने की। मैंने उससे अपने आप को अवॉइड किया। तो हुआ ये कि मेरी प्रायोरिटीज़ ऑल्दो मेंटली नहीं चेंज हुई थी, लेकिन मेरे एक्शंस से मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और होने लगी थी। मुझे भी उसको समझने में, ये शिफ्ट समझने में बहुत वक्त लगा। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं एस्केप करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एस्केप नहीं था, वो एक्चुअली मैं खुद वो डिस्टेंसेस पुट कर रही थी। अगेन व्हेन आई केम बैक, तो बहुत सारे लोग मेरी गलतियों की वजह से इतना हर्ट हो चुके थे, क्योंकि आप अकेले नहीं होते ना। अगर आपका कोई शख्स अपना था तो आप भी उसके अपनों में शामिल थे। अगर आपने ये चूज़ किया कि आप दूर जाओगे तो इसका मतलब है आपने दूसरे को भी अकेला छोड़ा। इससे लोगों ने इतना सफ़र किया कि ऑफ कोर्स देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो गेट वर्स। उनकी अपनी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस हुए जहाँ मुझे होना चाहिए था। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि अगर मैं एक अच्छा इंसान बनी थी, बेहतर इंसान बनी थी, तो जिन लोगों का हाथ था ना, मैंने बेहतर इंसान बन के वो बेहतरी उनकी तरफ रिवर्स नहीं करी। मैंने अच्छा इंसान बन के वो बेहतरी दूसरे लोगों में बांटनी शुरू कर दी। हालांकि सबसे पहला हक ये होता है कि जिस इंसान ने आपके अच्छे इंसान होने में रोल प्ले किया हो ना, सबसे पहले जब स्ट्रॉन्ग होता है उसी को रेसिप्रोकेट करो, उसी शख्स को वापस दो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उसका हाथ था। उसको पता तो कि उसने क्या इंसान बनाया है, उसको तो एटलीस्ट पता हो कि उसने किस इंसान में एफर्ट्स डाली, उसमें क्या पोटेंशियल उसने अवेक कर दिया। तो ये उनका जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप वर्ड्स में अप्रिशिएट ना भी कर पाओ किसी को, तो उन्हें शो करो कि आप कितने बेहतर इंसान बन गए। उन्हें जाकर सबसे पहले बताओ, ताकि उनको एटलीस्ट तसल्ली हो कि हाँ मैंने सही काम किया, मैंने सही वक्त लगाया, ये मेरी आखिरत का सामान हो गया। मैंने वो नहीं किया। फिर दूसरी बात ये कि मैंने जो मेरी स्ट्रेंथ, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिकॉग्नाइज हुआ कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, मैंने उस स्ट्रेंथ को अपनों के लिए यूज़ नहीं किया, मैंने उस स्ट्रेंथ को दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। हुआ ये कि इसका मुझे जो लॉस हुआ वो तो एक तरफ, जो मुझसे जुड़े लोग थे उनको बहुत लॉस हुआ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह सबका होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उन्हें कहीं रोका नहीं, या अल्लाह उन्हें किसी और तरीके से, मुझे पूरी उम्मीद है कि भर देगा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था कि जब वक्त मिला तो वक्त मैंने अपनों को नहीं दिया, हिम्मत मिली तो अपनों को नहीं दी। घर से बाहर ट्रैवल करने की जब लड़ झगड़ के इसी परमिशन ली, तो मैं ट्रैवल करके उन लोगों के पास नहीं गई जिनको मैंने किसी दिन एक्सक्यूज़ दिया था कि मैं ट्रैवल करके नहीं आ सकती। तो जब मुझे परमिशन मिली तो मुझे फिर सबसे पहले उनको जाके बताना चाहिए था कि अब मैं ट्रैवल करके आ सकती, अब मैं आ सकती, ताकि आप उसको क्या कहते हैं यार, उसको कंपनसेट कर सको। जो चीज़ें आप पहले किसी वक्त में नहीं कर सकते उसको कंपनसेट कर दो। ये लॉसेस थे कि मेरे अपनों के बीच में और मेरे बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस आ गए थे, इमोशनली, फिजिकली। मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रही थी, विच वॉज फाइनेंशियली या विच वॉज सोशली, मैं ग्रो कर रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप एज अ पर्सन इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते। एज अ ह्यूमन, एज अ सोल, आपकी सोल आपके फाइनेंस पे डिपेंड नहीं करती। आपकी सोल, आपकी खुशियाँ, आपका सुकून आपके सोशल सर्कल पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आप और आपकी क्लोज कंपनी। मैंने उन्हें वक्त नहीं दिया। अच्छे दिन बुरे दिन गुजरे, मैं उनकी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकी, ना उनके गम में शामिल हो सकी। उनकी सेहत ख़राब हुई, बीमार हुए, बहुत कुछ हुआ, मैं नहीं उस वक्त हो सकी। और ये कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिससे, क्योंकि सामने वाले की ज़िंदगी का भी एक टाइम पीरियड चल रहा होता है, उसका भी एक टाइम चल रहा होता है। क्या पता जब आप वापस आओ तो वो एक ऐसे वक्त में हो कि वो फिर आपको वापस एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। तो ये कुछ लॉसेस थे जो मुझे बहुत वक्त लग रहा है इनको ठीक करने में, अच्छी खासी मेहनत लग रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत करने का मौका भी मिला है। ये एक शुक्र है कि अगर समझ आई है तो उन लोगों ने भी मौका दोबारा दिया है। पेरेंट्स इसमें मेरे शामिल हैं, मेरी दोस्त मेरी शामिल है। एक चीज़ से मुझे ये रियलाइज़ हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ना मेरी ज़िंदगी में कम लोग रखे, ज़्यादा नहीं रखे, कि उनको मेंटेन करने में मुझे, जब मैं दोबारा मेंटेन करने की कोशिश करती तो मुझे इसमें ज़्यादा मसला नहीं बताया। कम लोग अल्लाह ताला ने मुझे। लेकिन अब कोई जॉइंट फैमिली में रहता हो अब कोई जॉइंट फैमिली में रहता हो तो फिर आपको अपने लोगों को लिस्ट डाउन करना है, कैटेगराइज करना है। लॉसेस की लिस्ट में आपने अपना लॉस
हेल्थ नहीं किया। हेल्थ आई थिंक, मेंटल हेल्थ आई थिंक, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। हेल्थ मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मेरा लॉस था वो यही था। एकेडमिकली भी जो होता है वो कवर हो जाएगा, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, होता रहा। इसके अलावा ऐसा और कोई लॉस, मैंने अपने रिश्तों को बहुत खोया, उन रिश्तों से जुड़ी जो खुशियाँ और जो होलसमनेस फील होती थी वो खोई मैंने। और हेल्थ आई थिंक सबसे बड़ा मुझे जो चीज़ है ना हेल्थ, क्योंकि जब आप चीज़ें ठीक भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो आपके रास्ते में आ जाती है आपकी हेल्थ। कि आप जैसे मैं अगर बैठ के पढ़ा रही हूँ तो मैं बैठे बैठे मैं इतनी थक गई हूँ कि अगर मुझे कोई दोस्त कॉल करके कह रही है कि यार कम, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं जा सकूँ। और तो मैं बहुत चाहती हूँ जाना, लेकिन मेरी बॉडी अब अलाउ नहीं कर रही मुझे जाना। तो मैंने हेल्थ अपनी बहुत लूज की, ये एक चीज़ थी जो बहुत बड़े बड़े लॉसेस में था ना। और हेल्थ इज समथिंग कि अगर क्रीम ऑफ हेल्थ आपके पास से चली जाए ना, उसको रिकवर करने में शायद बहुत मुश्किल लगता है। वो जो आपकी अम्मा अब्बा ने आपकी सेहत बनाई हुई होती है ना, वो एक दफ़ा आपके हाथ से चली जाए, आप फिर सुपरफिशियली सिम्टम्स मैनेज कर रहे होते हो, वो अंदर से आपकी स्प्रिट ब्रेक हो चुकी होती है। उसको फिर कोई बना ले तो अल्लाह की पसंद से दोबारा स्प्रिट अपनी रिकवर कर ले, वरना मेरे ख्याल से नहीं होती। So, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने 40 ट्यूशंस की रजिस्ट्रेशन की थी, 40 प्लेटफॉर्म्स पे की थी, जिसमें आपको 80% स्कैम मिला। स्कैम मिला ऐसे ही। ओके, डिटेल में एक्सप्लेन करूँ स्कैम्स किस तरह के हुए और किस तरह बच सकते हैं, ये भी ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए बच तो आप ऐसे सकते हैं कि अपने सर्कल में उस शख्स को ढूंढें जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और दुआ करें कि वो आपको सही मशवरा दे। क्योंकि आप अभी न्यू आए हो, आप लोगों को नहीं पहचान पाओगे जो ऑलरेडी काम कर। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ, वो प्लेटफॉर्म सही है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये प्लेटफॉर्म सही है, तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं बेकार हो जाओगे, ज़ाया नहीं हो जाओगे वहाँ पे। तो लुक फॉर गुड पीपल हु आर इन प्रैक्टिस एंड यू कैन फाइंड इंशाल्लाह ताला। एंड व्हाट इफ नहीं कर, क्या नहीं है, तो नहीं मिल रहा आपको? नहीं है ना, लड़कियों के बारे में सोचो जो बहुत दूर अच्छा, रहती आपके हैं। सर्कल में अगर इस तरह के लोग हाँ, नहीं हैं जो आपको, और या शायद वो हेल्प ना करना या चाहते शायद वो हो, पूछ ना सके वो लड़कियां और वो उनसे। हेल्प ना करना चाह रहे हो, ठीक तो है। समझ रही हो, ठीक है। नो नॉट एवरीवन इज हेल्पफुल। ठीक है। ठीक है, फिर कैसे हम लोग पहले किसी भी अकेडमी में रजिस्टर करने से पहले व्हाट वी शुड मेक श्योर, हाउ? यार द गुड प्लेटफॉर्म्स जो आज कराची में मुझे मिलते हैं ना, दे मोस्टली हैव एप्लीकेशंस, दे हैव देयर एप्स। देखिए जब कोई बंदा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो ना इन्वेस्ट करने वालों से एटलीस्ट 1% मोर ट्रस्टेबल होता है। तो आप जब भी किसी अकेडमी में जाते हैं तो उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को जज करना सीखें। कभी कभार क्या होते हैं, स्कैमर्स ना बहुत अच्छी, बहुत ब्राइट, बहुत कलरफुल, बहुत प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते हैं। आपका ईमान ऐसे अल्लाह ताला ये तो कमाल ही होगा। ये मेरे साथ हुआ था, मुझे एक जूनियर ने ना एक पोस्ट शेयर की थी एक ग्रुप की, एंड इट वाज वन सब्जेक्ट फॉर 40,000 टू ट्वाइस या थ्राइस अ वीक, 40,000। मेरा तो दिमाग, और उससे पता नहीं मैं किस स्टेट में थी कि मैंने कहा मुझे तो ये चाहिए। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ 4,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, और आप यकीन करें मेरे सामने 40,000 रखे हुए थे, और मैं कहती 4,000 तो 40,000 के बगैर सामने कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता। मैंने कुछ चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं चेक किया, कुछ चीज़ें। अच्छा मैं फिर अपनी गलतियाँ बताती हूँ, फिर मैंने उन गलतियों से सीखा क्या कि ये बता देती हूँ। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से रजिस्टर किया, और मैंने ना सब में आंखें बंद करके उनकी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी। डोंट डू दैट। रजिस्ट्रेशन फीस फॉरन पे ना करें, ठीक है? उनकी सोशल मीडिया इतनी सारी भी ना करें एक साथ। हाँ 4,000 इज टू मच। देयर आर वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, इवन वन ऑफ माई, जहाँ पे जो जैसे मैं अपनी अकेडमी में रखती हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन फ़ी एडवांस में चार्ज नहीं करती। अगर आपको कोई ट्यूशन मिलेगा तो, और उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप रजिस्टर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, या आप सिर्फ एक ही ट्यूशन लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई बंदा स्टार्ट कर रहा होता है ना, उसकी फर्स्ट फीस को ना छेड़ा करें प्लीज़। उसकी पहली फीस, वो ऑलरेडी जब कमाने की लेवल पर आया तो वो उस वक्त ऑलरेडी बहुत मुश्किल से आया, उसमें भी आप 75% कट ऑफ कर लो, तो ये सही नहीं है, ठीक है? तो मैं फिर ये होता है कि देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो आपसे रजिस्ट्रेशन भी एडवांस में चार्ज नहीं करेंगे, या वो आपसे ये कहेंगे कि देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप सिर्फ एक ट्यूशन लेना चाहते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस यू कैन टेक दिस, क्योंकि वो एक आपका कुछ अल्लाह ताला के लिए भी तो कर रहे हैं ना। कारोबार सारा इंसान के बीच में होता है, कुछ तो अल्लाह के और आपके बीच में भी होता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जो कि आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आप सिर्फ एक ट्यूशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन फी चार्ज नहीं करते,
टेक इट एंड जस्ट एंजॉय, ठीक है। लेकिन अगर आपके प्लेटफॉर्म पे वो ट्रस्ट करेगा, वो ऑफकोर्स आपसे कहेगा मुझे दूसरा भी दे, फिर आप उनसे कहेंगे देखिए अब आप सेकंड अपॉर्चुनिटी के लिए ना, ये किसी की पहली अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आपने मुझ पे ट्रस्ट किया। अगर हम इसको बिजनेस टर्म्स में लेकर आए, फिर हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है और वो ये है। और कराची में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2000 इज कंसिडर्ड वेरी गुड, ठीक है। इंटरनेशनल का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आप ये होप करते हो कि चले इंटरनेशनल फीस है वो पे भी फिर अच्छा करेगी इंशाल्लाह ताला आपको। तो उसमें भी देयर आर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप एक ही साथ पे करना चाहेंगे, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहेंगे। तो जो आपके पास आया है ना, वो अंबानी का बच्चा नहीं है, वो ऑलरेडी मुश्किल में आया है, वो और ट्यूशन अर्न करने के लिए नॉर्मली वही लोग आते हैं जिन्हें अभी कुछ और समझ में नहीं आ रहा होता, वो ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में स्टक होते हैं, उन्हें नहीं इतना वो करें 4-5 हज़ार रुपये के लिए। दे आर नॉट द अकेडमी। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप देखें तो ये ऑप्शंस हैं, सर्च फॉर देम, ठीक है, कि इस तरह की अकेडमी से एटलीस्ट बात तो करके देखें। कभी कभार हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार हम कह के जरूर देखें, वो ना माने ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इनकार कर देंगे ना, कह के तो देखें। आप लोग उनसे कहें कि मेरी पहली फीस में चार्ज ना करें, नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक आध ऐसा होगा जो मानेगा। देयर आर प्लेटफॉर्म जो मानते हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला दुआ भी करेंगे तो आपको ऐसे ही दरवाज़ों पे अल्लाह आपको लेके जाएगा इंशाल्लाह। तो रजिस्ट्रेशन फीस कोशिश करें पहले ना पे करें। अच्छा एक और चीज़, जब आप किसी ग्रुप में ऐड किया करें ना, तो आप उस ग्रुप की जरा मेंटेनेंस देखा करें। अगर तो वो इस तरह की चीज़ें पोस्ट करें ना कि बहुत ज़्यादा ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ आना आ रही हैं, ब्रो दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ आती नहीं है। जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटीज रोज पोस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कौन जाके वेरीफाई कर रहा है, वो डिटेल्स ज़्यादा शेयर नहीं करने वाले। तो पहली बात शक करना सीखे भाई, दिल खोल के करें, शक करना सीखे कि ये रोज इसके पास कैसे आ रही है, इसके पास कैसे आ रही है। अच्छा आ भी सकती है ना, हो सकता है कोई बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, उसके पास बड़ी बड़ी आती हो, तो फिर उसकी मेंटेनेंस इतने बड़े लेवल पर होगी। सोशल मीडिया पेजेस जाके खंगाले उनके, एडवर्टाइजमेंट्स जाके खंगाले उनकी, और उस पर भी वो ना करें कि मतलब सारे अब यकीन हो गया। ग्रुप्स में जो दूसरे मेंबर्स हैं ना, गो एंड टॉक टू देम। जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मैं उसमें क्यों थी कि मुझे तो चाहिए, कोई रास्ता नहीं, मुझे तो चाहिए, तो मैं जो वो कहते थे मैं वो मानती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं थोड़ी सी स्टेबल हुई ना, 2-3 ट्यूशन मेरे पास आ गए, अब मेरे ना नो कहने का कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा ये एक और चीज़, जब आप होम ट्यूशन देते हैं तो कभी आप इतने मजबूर होते हैं कि वो आप उनकी हर शर्त मानना शुरू कर देते हो। शायद पहली दफ़ा मैं हर शर्त से ना कर सके, लेकिन नो कभी कभार बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, ठीक है। तो मुझे वो नो कहने का कॉन्फिडेंस मुझे भी शुरू में नहीं आया 2-3 ट्यूशन के बाद, क्योंकि अब मैं स्टेबल तो एटलीस्ट हो गई थी। तो अब मेरा ये था कि मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो उस वक्त ना मैं बड़ी फुर्सत से बैठ के इन्वेस्टिगेशन करती थी। पर अब क्या ही फ़ायदा, मैं 40 प्लेटफॉर्म में लौटा चुकी थी, लेकिन फिर भी अब मैं करती थी। तो उसमें ये था कि फिर मैं ना उन ग्रुप मेंबर्स से जाके व्हाट्सएप पे पूछती थी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं। जब आप खुद तहकीक करने की कोशिश करते हो ना, तहकीक का लफ्ज़ हक से निकला है, जब आप हक जानने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला भी आपको ऐसे लोगों से मिलवा देते जो आपको हक बताते हैं। मुझे 2-3 लड़कियों प्लेटफॉर्म्स पे लड़कियों ने एंड इवन लड़कों ने भी, सम पीपल कॉन्टेक्टेड मी टू नो कि ये अकेडमी ऐसे। मैं उनको ऑनेस्टली बताती थी कि मेरा इतने दिन का इनके साथ एक्सपीरियंस है, मुझे इतने दिन में रिस्पॉन्स नहीं मिला, माइट बी पॉसिबल कि मुझे आगे मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला। ऑनेस्टली आप भी बता दें, ठीक है। मैं उनसे जाके पूछती आपका रिस्पॉन्स कैसे रहा, वो ऑनेस्टली बता देते थे कि मुझे यहाँ ट्यूशन मिली है या नहीं मिली है। कुछ ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि मुझे ये अकेडमी ट्यूशन देती है और मेरा ये ट्यूशन कभी डन नहीं होता। लोग इस तरह भी स्कैम करते हैं भाई, अपने किसी भी फैमिली मेंबर को स्टूडेंट बना के बिठा देंगे और आपको कह देंगे कि सेटिस्फाइंग नहीं, कहते जाएंगे, आपको लगेगा कि OIT ट्यूशंस तो हैं इनके पास, और आप बेवकूफ़ बन जाओगे। यू विल पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड यू विल डू ऑल व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू, और वो सिर्फ स्कैम कर रहे हैं आपके साथ। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट जीतने के लिए ना एक्चुअल स्टूडेंट भी आपके सामने ला के बिठा। और ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो उनके हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह गो थ्रू करें। रिव्यूज़, मोस्टली रिव्यूज़, और दूसरी बात ये कि जैसे हमारे पास बीकन ट्यूटर्स, मुझे लगता है इनसे द स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग किसी और ने नहीं। बीकन ट्यूटर्स एंड दे आर स्कैमर्स। ये जो मैं अभी केस बता रही थी, गाइस देख लो प्लीज स्टे अवे। इसके अलावा जिना ट्यूटर्स हैं, एवेन्यू ट्यूटर्स हैं, मुझे वो नाम याद है जिन्होंने मेरे पैसे खाए थे। कराची ट्यूटर्स नाम भी तो कर 6-7 ही हैं भाई, तो इन्होंने मेरे पैसे खाए हुए हैं।
तो अब मुझे वो याद आ रहे हैं, जरा पर्सनल लेवल पे याद आ रहे हैं। तो ये कुछ नाम है। इसके अलावा फेसबुक पेजेस, भाई वो मुझे लगता है फेसबुक पेजेस मोस्टली मेंटेनिंग तो कोई नहीं कर, ओपन टू पता चल जाता है फिर उससे भी कि अगर मेंटेन करके नहीं रखा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और पता है जो मेंटेन करके रखता है ना, वो आपके लिए बहुत रुकावटें खड़ी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑथेंटिक एक पेज है जो बाकायदा सही से काम करे, वो आपको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, आपको वो जहर लगेगा क्योंकि वो अंदर अंदर घुस घुस के आपकी हर चीज़ चेक कर रहा है। लेकिन उसमें मैं ज़रा यहाँ भी डर जाती थी कि यार ये मेरी इतनी इन्वेस्टिगेशन करे, कोई मसला ही ना निकले मेरे, तो मुझे अपने ऊपर शक होने लगता था। और वो मुझे उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छे लगते थे जो सिर्फ नाम, एड्रेस और एज पूछते थे और बस, और बस डन हो गया। सो हाउ टू प्ले सिक्योर? प्ले सिक्योर यार कुछ पॉइंट्स बता दें कि इन सारी चीज़ों पे हमें ख्याल रखना है। सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है। दूसरी बात ये कि रजिस्ट्रेशन फीस अगर उनकी बहुत हाई है तो डोंट गो फॉर इट, नेवर, क्योंकि जब आपके पास कम में ऑप्शन इतने अच्छे अवेलेबल है तो वाई गो देयर, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन में तो किसी ने मेरे साथ कभी स्कैम नहीं किया, लेकिन वो आपसे आपके ओरिजिनल मतलब एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स जैसे CNIC कार्ड्स वगैरह मांगते हैं, जब आप CNIC कार्ड सबमिट किया करें उसे क्रॉस करके सबमिट किया करें। प्लीज़ इस बात को आदत बने, कहीं भी अपनी CNIC कार्ड सबमिट करें उसे क्रॉस करके सबमिट किया करें, ठीक है, कि फॉर ऑफिस यूज़ ओनली या फॉर एकेडमी यूज़ ओनली या फॉर जॉब यूज़ ओनली, बस उसे क्रॉस करके सबमिट किया करें। इसके अलावा कोशिश ये करें कि अगर आप लड़की है तो अपनी पिक्चर्स के ऊपर कोई इमोजी वगैरह या उसको ब्लर करके सबमिट किया करें, ठीक है। या आपकी कोई क्रेडेंशियल है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई एड्रेस हो गया या कुछ हो गया, तो उसको इस तरह कर दें कि एटलीस्ट पूरा किसी को पता ना चल सके, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। कि घर कोई, ये मेरे साथ हो चुका है कि एक बंदा घर भी आ चुका है, वो पता नहीं कौन था, किसके हाथ मेरा डेटा लग गया, वो एक बंदा घर आ गया था, तो शुक्र है नीचे से नीचे चला गया, वरना उसके बाद मेरा घर से बाहर निकलना बैन होना था। लेकिन ये हुआ है, ये शेयर करने का, ये अक्सर को भी कभी नहीं बताया था, लेकिन शेयर करने का रीज़न ये है कि आपके साथ फिर ये कभी ना हो। ये हुआ। अच्छा, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा ख्याल है कि अपनी पिक्चर शेयर ना करें। और अच्छा, आस्क क्वेश्चंस। पता है मैं सवाल नहीं करती थी, मैं उनसे उनकी एकेडमी के बारे में नहीं पूछती थी, मैं उनसे नहीं पूछती थी कि आप बताएं अपनी पॉलिसीज क्या क्या है, मैं कभी क्वेश्चन ही नहीं करती थी, क्योंकि मैं आई वॉज द पर्सन इन नीड। तो हम नीड में होकर ना अपने आप को बहुत ही बेबस और मजबूर बना देते हैं। सेल्फ मेड थी। हाँ, वही कि मुझे खुद से करना है, खुद से करना है, तो ये होता था। अच्छा एक और चीज़ पता है क्या, मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी से पूछूंगी ना, तो वो मुझसे ये बोलेगा कि तुम क्यों कर रही हो, बजाय इसके कि एक हेल्प दो, आप सामने वाले के लिए सवाल खड़े कर देते हो। और मुझे ना क्वेश्चनिंग आंसरिंग पे थोड़ा सा मसला होता था। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेरेंट्स की बात होगी, मैं उनसे जाके बोलूँ कि मुझे ये बताएं कैसे करूँ, तो पहला होता है तो करना क्यों है भाई, क्यों करना है। तो मुझे, मैं इस वजह से ना किसी से पूछती नहीं थी कोई चीज़। तो अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ है ना, तो फिर इसको देखें, इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो पीरियड था, मैं पूछना छोड़ देती थी खुद ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से जाके कोई क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, जैसे कोई वेरिफिकेशन के हवाले से, या मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे उसमें वो हो रहा है, तो फिर मुझे ये होता था कि सामने वाला मेरी तो सबसे पहले जो करने के वजह वही पूछना लगता है कि तुम करी क्यों नहीं, पढ़ाना ही क्यों, ट्यूशन ही क्यों पढ़ाना है। अगेन दिस इज़ द ट्रिक कि जब आप सवाल पूछो, आपसे सवाल पूछना शुरू कर दें। सो अगर आपके साथ ये होना शुरू कर दें तो प्लीज़ गाइज, दिस इज़ अ स्कीम, दिस इज़ अ बिग अलर्ट। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है उन आपके सवाल का, इसलिए वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ब्रो। और आई थिंक इस पर डिसहार्ट होने के बजाय फिर अगला बंदा ढूंढे तो हाँ, क्योंकि देखो जो भी ट्यूशन के लिए अगर आपकी अकेडमी में रजिस्टर कर रहा है ना खुद को, दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी बिजनेस विथ योर वाई। दिस वाई इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड द पीपल अराउंड यू, ठीक है। सो उनको आपके वाई से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ दे आर आस्किंग यू, वो भी उस वक्त जब आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो, बेटा ब्लॉक कर दो। अच्छा हाँ, पता है ये एक बहुत बड़ा फिल्टर था। आप लोगों से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, आपको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। दिस इज अ स्कैम। तो अगर आप प्लीज, ये बड़ी एक चीज़ याद रही मेरी बात, ये स्कैम है कि अगर आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो तो आपको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। और मुझे लगता है कि जब आप इस चीज़ में अगर हो या आना चाह रहे हो या प्लान कर रहे हो, व्हाटएवर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अब पता है मुझे, आई थिंक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि ट्राई टू स्पीक क्वेश्चंस इन इंग्लिश। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं ना, वो किसी छोटे से इलाके में बैठे हुए लोग इस तरह के कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनसे थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से बात करो, उनको प्रोफेशनल तरीके से बात नहीं करनी आ रही होती, ये चीज़ होती है। जब सामने अगर एक प्रोफेशनल तरीके से बंदा बात कर रहा है तो इसका मतलब है ओके, एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि उन्होंने अपनी एटलीस्ट टीम प्रोफेशनल है, तो माइट भी पॉसिबल कि ये भी प्रोफेशनल हो। अगेन
Risk है, हाँ रिस्क risk है, मुझे लेकिन ऐसे safe। फंडर भी मिले जो मुझसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल के स्कैम करके भागे। Play safe, हाँ लेकिन। प्ले से ये एक और आपकी जो है वो सेफ्टी हो सकती है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। इसके So अलावा that's at the all end of about the home video, tuitions? ये हम कमेंट्स में कहीं पे ना कुछ जो मेरे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑथेंटिक है वो मेंशन कर देंगे कि अगर कोई ढूंढे तो सही I don't have platform any problem with this sharing. ठीक है। मुझे ये बताइए होम ट्यूशंस के लिए इज दिस अ क्लोजर? आई थिंक हमने कोई चीज़ मिस नहीं की, अगर कोई चीज़ मिस करी है तो पूछ सकते हैं। हाँ, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स टू। हम लोगों ने कोशिश की कि सब ही कवर कर दें। सो फातिमा, हमें आप ये बताइए कि जो जर्नी आपकी घर से छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से स्टार्ट हुई थी, देन वो पहुंची कोचिंग तक, फिर वो पहुंची होम ट्यूशंस तक, वो ऑनलाइन ट्यूशंस की तरफ कैसे गई? ओके, तो मैं होम ट्यूशन ही पढ़ा रही थी। ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थी वो था फहाद ट्यूटर्स। ओके। ठीक है, तो उन्होंने वो रैंडम ना ऑफर्स देते हैं कि ये हमारे पास एक ट्यूशन आया हुआ है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो बता दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि बायो की एक स्टूडेंट है और मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। तो मेरा रिकॉर्ड ये था कि मैं जिस भी डेमो पे जाती थी या जो भी ट्यूशन मैं लेती थी उस पर कभी इनकार नहीं होता था, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे ना खुद से ऑनलाइन रेफर किया था। ये बच्ची आई थी, उस स्टूडेंट का मसला था कि उसको कोई भी ट्यूटर पसंद नहीं आ रहा था। वो काफ़ी सारे ट्राई कर चुकी थी ऑनलाइन ट्यूटर, क्योंकि उससे तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाती थी। लेकिन उन्होंने पहले जो उनके पास ऑनलाइन ट्यूटर्स का बैंक था ना, उन्होंने वहाँ पहले ट्राई किया, लेकिन उनको नहीं पसंद आया। फिर उन्होंने रेफर किया मुझे, मतलब जस्ट रैंडमली उन्होंने मुझे ऑफर किया एंड आई सेड यस। फिर उस बच्ची ने एक सब्जेक्ट लिया पहले, फिर 1 से 2 हुए माशाल्लाह। इस तरह मेरे पास फिर एक के बाद जब एक ऑनलाइन ट्यूशन हो गया, फिर उन्होंने मुझे मल्टीपल फिर ऑफर्स दिए। तो फिर इस तरह से मैंने होम ट्यूशन को स्विच करती गई। जैसे एक ऑनलाइन ट्यूशन आता था, एक होम ट्यूशन छोड़ देती थी, फिर एक ऑनलाइन आता था, फिर एक होम ट्यूशन छोड़ देती थी। फिर एक वक्त आया कि वो होम ट्यूशन से कम्प्लीटली ऑनलाइन पर ट्रांसफर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे जो अपेरेंट और तमाम तरह के रीजंस में सबसे बेहतर ये कि आपका कंफर्ट फ्रॉम योर एट योर ओन होम। ठीक है, है। घर का कंफर्ट, अपने घर में अपने कमरे में कपड़े चेंज नहीं करने जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, उठना नहीं पड़ता। आलस है लेकिन अभी मुझे यही चाहिए था उससे, क्योंकि उससे मैं पढ़ा के बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी। तो क्योंकि वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग पीरियड था, तो उसमें ये था कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रैक करती थी, और मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न था वो मेरे फादर थे, क्योंकि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप देते थे और वो मुझे कहते थे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जाते नहीं थे। वो वहीं पर वेट करते थे क्लास खत्म होने का, फिर मुझे लेकर आते, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता था कि मैं छोड़ के जाऊँ यहाँ पे। तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न मेरे अब्बा थे कि मुझे होम ट्यूशन किसी भी तरह से छोड़ने हैं, क्योंकि अब्बा को मुझे इस काम से हटाना है। तो मैंने इस वजह से ऑनलाइन ट्यूशन दिए। फिर उसके बहुत सारे रीजन ये थे कि अच्छा ऑनलाइन ट्यूशन कंपेरेटिवली पे यू बेटर देन होम ट्यूशन। हालांकि उल्टा होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट होम ट्यूशन में ज़्यादा थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑनलाइन ट्यूशन के बारे में लोगों के दिमाग में थोड़ा सा इस तरह का एक माइंडसेट होता है कि ये एडवांस ऑप्शन है तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होगा। तो ये वाली चीज़, तो दे पे यू बेटर या एटलीस्ट इक्वल, इससे कम नहीं। और फिर बाकी सारी चीज़ें कि घर में आप पढ़ा रहे हो अपने बेड पे बैठ के अपने कमरे में आराम से, ट्रैवल नहीं करना पड़ा, पैसे खर्च नहीं हो रहे आपके ट्रैवल के, थकन नहीं हो रही आपको। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन लेने से पहले आपको मालूम थी या विद टाइम या आपने खुद बेनिफिट जो हैं वो या प्रोज एंड कॉन्स आपने रखे दोनों के कि यार मैं होम ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ? अच्छा, मैंने जब ऑनलाइन पढ़ाया था ना, तो उस वक्त मैं ऑनलाइन टीचिंग को लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट रखती, क्योंकि हम उस वक्त कोविड के वो पहले हम कोविड वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन का बुरा वाला दौर देखा था कि यार ऑनलाइन में तो हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं एक वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन खुद नहीं पढ़ सकती, तो मेरे दिमाग में ऑनलाइन को लेकर तमाम तर नेगेटिव ही चीज़ें थी कि यार कैसे से लेक्चर दूंगी, मेरी बात कैसे समझ आएगी। तो मेरा बोलने का, हर टीचर के बोलने का स्टाइल होता है, मेरा थोड़ा सा एक्सप्रेसिव है बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। तो उसमें मुझे कहता है कि यार मैं लिखूंगी कैसे, मैं हाथों से कैसे समझाऊंगी, आंखों से कैसे समझाऊंगी, वो याद है वो कैसे करूंगी। तो मैं लिखूंगा, मेरे पास उसमें ना कोई अपेरेटस नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, मोबाइल था सिर्फ एक, और मोबाइल भी नॉर्मल वाला था, कोई हाई फाई नहीं था, नॉर्मल मोबाइल था। तो मुझे ये था कि मैं अब इसमें क्या करूँगी, लेकिन अब्बा प्रायोरिटी थे तो करना पड़ा। फिर मैंने उसको शिफ्ट किया फिर ऑनलाइन पे। तो यस, तमाम नेगेटिव माइंडसेट था, तमाम चीज़ें नेगेटिव थी, लेकिन फिर विद टाइम सो इट वाज द लाइक जो एकेडमी से आप अटैच थी, उस एकेडमी ने आपको शिफ्ट किया, आपने अपनी तरफ से कोई इसका सोचा नहीं था? हाँ, सोचा नहीं था ऐसे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, अगर मैं आपको बोलूं कि एज कम्पेयर एज यू आर सेइंग कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है एज ट्यूटर्स, अगर ट्यूटर्स के लिए देखें, होम ट्यूशंस के मुकाबले हाँ, में, अगर ट्यूटर्स के बेनिफिट में देखें तो वो ऑनलाइन ट्यूशन जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। हाँ,
एज कम्पेयर टू होम ट्यूशन स्पेशली। तो अगर मैं उसके फायदे आपसे बोलूँ लिस्ट डाउन कर दी, जिसके आपने कुछ तो बता दिए हैं, लेकिन मैं अगर एक प्रॉपर लिस्ट बोलूँ कि अगर कोई हम लोग देख रहे हो, ठीक है, जिसके मैं सोच रही हूँ या मैं तो होम ट्यूशन की तरफ जाऊँ या मैं ऑनलाइन ट्यूशन की तरफ जाऊँ, तो मुझे आपकी ये लिस्ट जो हो बेनिफिट्स की या उस ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, वो चूज करना चाह रहा हूँ कि मैं होम ट्यूशन की तरफ जाऊँ या ऑनलाइन। मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ जो एज ए स्टूडेंट आपको नहीं पता होनी चाहिए कि आपकी टीचर ये हरकतें करती है, ठीक है, लेकिन टीचर्स के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए ऑनलाइन में सबसे पहले वो लोग जो शाय होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जो लोग शाय होते हैं, लोग पब्लिक या अपेयरेंस के मामले में कैमरा बंद है, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो अपने घर में, ठीक है। इवन जो लड़कियां नकाब भी करती हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप मास्क लगा सकते हैं या इट्स पहले रीज़न ये कि आप जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन में ना जुगाड़े बहुत सारी बन जाती हैं, जैसे कि बहुत मल्टीपल टैब्स। टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए ये बातें नहीं है, उन्हें पता चल रही है जो टीचर्स के सारे प्लान्स फ्लॉप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें जुगाड़े बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे देखो, टीचर बहुत अच्छा हो ना, अटक सकता है, बुरे दिन सब पे आते हैं भाई, मेरे तो मुंह से सब कुछ, मैं सब भूल जाती थी अक्सर पढ़ाते पढ़ाते। तो मेरे लिए फायदेमंद ये होता था ऑनलाइन में, फिजिकल में ना आप बच्चे के सामने बैठे हो, आप वहाँ स्केप नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन में आप स्केप कर सकते हो, मल्टीपल टैब्स ओपन हो सकते हैं, या आप बैठो मोबाइल साइड में खुला हुआ है, नो वन इज वॉचिंग यू, आप पढ़ा रहे हो, आप हेल्प भी साथ साथ अपने हेल्प के लिए आपने रिसोर्सेज ओपन करके रखी हुई है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन में ये बेनिफिट है, अच्छा ऑनलाइन में ना एक बड़े मजे का बेनिफिट, सबसे अच्छा बेनिफिट जो इंसान की नीयत खराब कर दे, वो ये है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स इसमें तो बात करने की जरूरत ही नहीं है कि उनकी करेंसी और आपकी करेंसी में, पाकिस्तान में आप रहते हैं और आपने डॉलर्स में कमाना है, आपने पाउंड्स में अर्न करना है, आपने दीनार्स में अर्न करना है, भाई ऑनलाइन ट्यूशन, हर बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, हर घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और अभी भी अम्मा अब्बा की जनरेशन वही वाली जो अपने बच्चों को खुद स्कूलिंग नहीं करते, उनको दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अभी भी वही जनरेशन चल रही है अम्मा अब्बा की, तो हर बच्चे को ट्यूशन चाहिए, ठीक है। और इवन बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि वो जो बच्चे होते हैं ना, वो सारा साल चिल करते हैं, फन लविंग बच्चे होते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं फन के, तो वो ना एंड में अब उनको बर्डन जब पड़ता है ना, तो दे नीड समवन टू नेविगेट द होल प्रोसेस, थ्रू द होल प्रोसेस। तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ थी कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो फाइनेंशियली तो भाई लव वाली सिचुएशन है ये, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा रिसोर्सेज के तौर पे आप बुक्स अपने सामने ओपन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो स्क्रीन शेयर कर रहे हो, आपकी हेल्प हो गई ना, आपको एम्बेरसमेंट से बचा लेते हैं बहुत दफ़ा। ये गूगल आपके सामने होता है, आप एक मतलब लैपटॉप पे क्लास दे रहे हो, मोबाइल सामने, गूगल आपके सामने, बहुत हेल्प हो जाती है आपकी, ठीक है। क्योंकि अक्सर मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको आता होता है, लेकिन अक्सर बीच में से ना अक्सर बच्चा कोई ऐसे सवाल कर लेता है कि आप एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आप एम्बेरसमेंट से बच जाते हो। ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा फायदा है, फिजिकल में आप स्केप नहीं कर सकते, आपको नहीं आता, आप बच्चे के सामने बैठे बच्चा की शक्ल लेके बता देगा टीचर को नहीं आता, और हर बच्चा ये नहीं समझ सकता कि यार टीचर को आता है, अभी नहीं आ रहा, लेकिन ऑनलाइन में आप स्केप कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन में ये कि रिसोर्सेज बहुत अच्छी हैं, फिजिकल में ना रिसोर्सेज आपको परचेज करनी पड़ती है, पास पेपर्स खरीदो या प्रिंट करवाओ, ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं करना हो। ऑनलाइन में गूगल पे तमाम चीज़ें, अगर आपको जैसे गूगल के वेबसाइट्स अगर आपको अच्छी सी मिल जाए ना, ढूंढनी पड़ती है वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें होता है आपको मिल गई है, उस पर आपको जो चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए मिल जाएंगे, नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, आपको पेपर्स चाहिए पास पेपर्स मिल जाएंगे, आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स चाहिए मिल जाएंगे, आंसर्स चाहिए, कीज चाहिए मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, वीडियोस चाहिए वीडियोस मिल जाएंगे, क्विज चाहिए क्विज मिल जाएगा, वर्कशीट्स चाहिए वो मिल जाएंगे। फिजिकल में नहीं, सब कुछ आपको बनाना पड़ता है, या आप बना भी लो तो आपको उसको आपके पैसे लगते हैं फिर उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने में, ऑनलाइन में नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन में ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड, या डाउनलोड नहीं भी होता तो शेयर योर स्क्रीन एंड दैट इज इट, तो आपको फाइनेंशियली ये बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक ये वो वाले फायदे हैं जो सारे टीचर्स यूज करते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन लोग इसको बोलते नहीं हैं, और मुझे लगता है ये वो चीज़ें जिनके फायदे ही असल टीचर को फायदे हैं, और इनसे ये वो वाले फायदे जो बहुत बेसिक, जिसने कभी ना पढ़ा है ना, वो भी ये वाली ट्रिक्स यूज करके ना स्टार्ट कर सकते हैं। उसको पता हो ना सपोर्ट साथ है, गूगल साथ है, आंसर साथ है, तो वो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मुझे लगता है शुरू में आपको किसी कॉन्फिडेंस की, इसको जुगाड़ कह लो या 2 नंबरी कह लो, कुछ भी कह लो, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है।
ओके सो ये वो फायदे हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए थे, बाकी जो कर लिए थे वो तो हाँ, फाइनेंशियली वो तो हो गया। कंफर्ट और अपने घर में, और मैं Travel कभी वगैरह। लेट के भी पढ़ाती हूँ, लेट के भी पढ़ा लो आराम से, मतलब कभी आपको लिखने वाला काम नहीं है, लेट के पढ़ो, ठीक। सिंपल सी चीज़। जैसे कि आपने मेंशन किया इंटरनेशनल ट्यूशंस का, बिल्कुल। आपको पहला ट्यूशन क्या इंटरनेशनल मिला था? मुझे Online जो जिसका इंटरनेशनल, रेफर आया था आपके पास? हाँ मुझे एकेडमी के थ्रू इंटरनेशनल ट्यूशन मिला था। देयर आर मल्टीपल एकेडमी जो कि इंटरनेशनली वेबसाइट पर अपनी कैंपेन्स रन जो करती हैं। लड़की का ट्यूशन आप बता वो रही थी, पाकिस्तानी हाँ, student थी, हाँ, मैं वो यही पाकिस्तानी पूछना चाह रही हूँ, student जैसे थी, कि आप ऑनलाइन में भी पहले लोकल आपने पढ़ाना हाँ पहले start लोकल किया। से स्टार्ट किया, Local बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि द थिंग इज दैट लोकल आर्ट इज, लोकल बोर्ड्स आर मोर डिफिकल्ट देन द इंटरनेशनल ones, क्योंकि इंटरनेशनल ones आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जो आपके लोकल बोर्ड्स है ना, उनको जैसे पाकिस्तान में ना चीज़ों को नहीं समेट के रखा जाता, संभाल के रखा जाता, मैनेज नहीं किया जाता, तो यहाँ पर एजुकेशन भी ऐसी है, ठीक। नहीं उसमें इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ सारा बैंक वगैरह जो सोर्सेज वगैरह हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको चीज़ें खुद से मेहनत करनी है। इंटरनेशनल वाला सॉर्ट आउट है सब कुछ, ऑलरेडी सब उन्होंने संभाल के समेट के एक एक चीज़ रखी हुई है, तो वो ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली लोकल बोर्ड सो इंटरनेशनल की तरफ कैसे गई? जैसे कि आपने होम ट्यूशन से ऑनलाइन की तरफ जो है आपकी एकेडमी के एक रेफरेंस की वजह से ऐसा ही आपने स्किप किया ना, ऐसा तो ही। अब ऑनलाइन एक लोकल ऑनलाइन से आप इंटरनेशनल की तरफ कैसे गई, या कैसे किसने किन्हें बताया, या खुद आगे? जैसे कि यार खुद नहीं आया, मैं बताती हूँ, इसमें एक जर्नी ये थी। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए ना, वो है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो। बाहर का बच्चा पाकिस्तानी बच्चा नहीं होता, वो टीचर की टीचर की इज्जत के नाम पर वो आपको सब कुछ नहीं करने देगा, या आपकी हर बात नहीं मानता जाएगा। वो बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है। बच्चे एनालिसिस वाले बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ को सोच समझ के आपको पहले चेक करेगा वो बच्चा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। मैं क्योंकि इस फील्ड में थोड़े अरसा ऑलरेडी गुजार चुकी थी, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल गई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स पहली चीज़। दूसरी बात शिफ्ट कैसे आया, अच्छा स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ ना इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इन बातों पर फिर हम लोग आते हैं। हाँ, एक चीज़ जब मेरा शिफ्ट हाँ। ऐसे आया, मैंने डायरेक्ट ना इंटरनेशनल में अंग्रेज बच्चे नहीं लिए थे, ठीक है। मैंने वो बच्चे लिए थे जो पाकिस्तान या इंडिया से बाहर गए थे, तो मेरा लैंग्वेज बैरियर नहीं था। और एक चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी थी, वो थी पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, सामने पाकिस्तानी टीचर है, और वो तो भाई पढ़ाई आप साइड में करें, पहले आप बताएं पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा है। तो मुझे ये थोड़े थोड़े अल्लाह मियां की तरफ से बेनिफिट्स मिल रहे थे कि मुझे अल्लाह ने बच्चे चुन के वो दिए कि मेरी जर्नी जिनसे स्टार्ट है ना, वो कंफर्ट स्पॉट था मेरा। सही मुझे है। लैंग्वेज बैरियर शुरू में फेस नहीं करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसमें ये चीज़ थी कि वो बच्चे उर्दू में बात करते थे, वो मुझे चाहते थे कि मैं उर्दू में बात करूँ, क्योंकि उन्हें कोई उर्दू में बात करने वाला नहीं मिलता था। ठीक तो ये वाली चीज़ थी, तो मुझे यहाँ एक बेनिफिट मिला। अगर ये बेनिफिट ना भी मिले तो भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो। अच्छा, अच्छी से मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजों वाली इंग्लिश बोले, ये बात आपको याद रखनी है कि बाहर अरबी बच्चा बैठा है, उसको भी उतनी ही इंग्लिश आती है जितनी आपको आती है, बल्कि उसको उतनी भी नहीं आती। हम इंग्लिश को उतनी अहमियत देते हैं जितनी वो लोग नहीं देते। ठीक। तो आप लोग समझते हैं इंग्लिश आपकी परफेक्ट होगी तो ही आप कर सकोगे, ऐसा नहीं होता। शुरू करो, मैंने शुरू किया था। अच्छा, मुझे जो मेरा पहला जो इंग्लिश बच्चा था ना, वो 7th क्लास की 6th क्लास की स्टूडेंट थी, 2 ट्विन सिस्टर्स थी। अच्छा, वो बच्चियाँ ना, वो बच्चियाँ बहुत वो कम्प्लीटली वो इंग्लिश बॉर्न बच्चियाँ थी भाई, वो अंग्रेजी ही बोलती थी। अच्छा, मज़े की बात ये थी, वहाँ मुझे पढ़ाई पे मेहनत नहीं करी, तो वो 6th क्लास की बच्चियाँ थी, लेकिन मैंने ना, और वो थोड़ा सा लो पेइंग ट्यूशन था, लेकिन मैंने उसको जाने नहीं, क्योंकि मुझे उनके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करनी थी। ये मेरा वो था, मैं रोज़ 1 घंटे की क्लास देती थी उनकी, और मैं उनसे इंग्लिश में बात करती थी। हालांकि मैं इंतहाई टूटी फूटी इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन मैं करती थी। अच्छा, वहाँ पे मेरा ये भी नहीं था कि वो ये समझेंगे टीचर को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उन बच्चों ने जज नहीं, क्योंकि जिस कम्युनिटी में वो बच्चे रहते हैं ना, वहाँ ऑलरेडी वही लोग हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती। वहाँ इंग्लिश ना आना टैबू नहीं है, वो लोग इसको नहीं जज करते। इवन उनके टीचर्स को बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, वो चीज़ उसको जज नहीं करते, उन्होंने बिल्कुल जज नहीं किया। तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करती गई इंग्लिश की, मेरी इंग्लिश इंप्रूव होती गई। इस तरह मैंने एक बच्चे से, फिर 2, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, तो दूसरा इंग्लिश का बच्चा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। तो मैंने स्टार्ट लोकल स्टूडेंट से किया। पहले आप होम ट्यूशन से ऑनलाइन की तरफ आई, और उसका जो एक जरिया बने वो आपकी एकेडमी बनी। एंड देन आपको ये पहला लोकल ऑनलाइन मिला था। हाँ। एंड लोकल ऑनलाइन से भी अगर आपने इंटरनेशनल में शिफ्ट किया, वो लेकिन वहाँ पर आपसे based पाकिस्तानी student, बेस्ड स्टूडेंट हाँ, वो भी जो उर्दू स्पीकिंग की लैंग्वेज बैरियर आपके लिए फिर वो एक रुकावट बन जाती ठीक है। और यहाँ पर भी जरिया आपकी एकेडमी बनी थी? हाँ, ये भी अभी तक हाँ अकेडमी ठीक है। और पाकिस्तानी बेस से जब आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली आपको मिले ये ऑप्शंस, तो वो कैसे, वो कहाँ पर वो कौन जरिया रेफरेंस बना? बेस्ड,
अच्छा, और टीचिंग में एक चीज होती है रेफरेंस। ठीक है। आप अच्छे टीचर हो, आप पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चे को फायदा हो रहा है। बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि जो इंडियन या पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं ना, ये आपस में बड़े जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ बॉन्डिंग कर नहीं पाते, तो ठीक। आपस में बड़े जुड़े हुए होते हैं। तो ये, और उनके पास खानदान भी नहीं कि अपने मसाइल खानदान वालों के साथ डिस्कस करें, तो ये अपने मसाइल आपस में डिस्कस करते हैं। तो आपका बच्चा एक क्लास से पढ़ रहा है, सामने वाले का भी एक क्लास से पढ़ रहा है, उसको भी वही प्रॉब्लम है जो आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, तो बात से बात फैलती है। तो मुझे इंग्लिश जो ट्यूशंस मिले थे ना, वो रेफर हुए थे, वो मुझे स्टूडेंट्स ने रेफर किए थे, और ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे एकेडमीज में भी रेफर किया था। वो मैंने किया नहीं, वो जरा ऊंचा चला गया था, तो मैंने उस वक्त मैंने नहीं किया था। लेकिन खैर ये चीज़ थी कि मुझे दूसरी चीज़ हुई थी, वो रेफरेंस बेस्ड हुई थी। सही। अच्छा, मुझे जैसे कि आप अभी ना स्किल्स के बारे में बात कर रही थी, जैसे कि उसमें सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बताया, ठीक है, और फिर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया, क्योंकि इंटरनेशनली ट्यूशंस पढ़वाने के लिए बोल रहे हैं ना, उर्दू भी बोल रहे हैं, वो जब अपनी टोन में आके बात करेगा वो अंग्रेजी में बात करेगा, और वो इंग्लिश में बात और इंटरनेशनल ट्यूशंस की तरफ अगर ऑफ कोर्स जाना है तो फिर आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ये नहीं है कि बहुत परफेक्ट आए। हाँ। लेकिन ये बात याद है कि सामने वाला भी अरबी बच्चा है, अंग्रेज जैसे अगर गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं तो वो अरबी बच्चा है, ठीक है, अरबी बच्चे को वैसे मुझसे नहीं आती इंग्लिश, उससे बहुत टूटी फूटी आती है, तो चल जाएगा मामला, डरना नहीं है। मेरे सर्कल में सबसे ज्यादा लोग जो ऑनलाइन ट्यूशन से भागते हैं, इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूशन से जो भागते हैं, वो इंग्लिश की वजह से भागते हैं। ठीक है, ये वाली तो ये दो स्किल्स का जैसे कि आपने स्टार्ट के लिए ये लाजमी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है जर्नल ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए भी, और फिर थोड़ा सा आप बता दीजिएगा स्पेशली इंटरनेशनल ट्यूशंस के लिए जरूरी है, लाइक अगेन एक लिस्ट अगेन मतलब आप कंडक्ट कैसे करनी है क्लासेस, नॉट ओनली दिस, लाइक और भी स्किल्स जो चाहिए होती यार है। आपको ना एज अ टीचर ही जनरली ना आपको क्लास का डेकोरम मेंटेन करना, व्हिच इज वेरी डिफरेंट इन फिजिकल एंड ऑफ कोर्स, सही। आपको क्लास की फ्लो मेंटेन करना आना चाहिए। ऑनलाइन में ना आप बच्चे को देख नहीं रहे हो, तो आपको ना ऑनलाइन और फिजिकल पढ़ाने में डिफरेंस ये होगा कि आपको मुस्तकिल कॉन्वर्सेट करना है, बच्चे को इंगेज करके रखना है। अब इंगेजमेंट में ये आपकी स्किल है कि आप बच्चे को इंगेज कैसे करो, क्या बहुत ज्यादा फजूल बातें करके बच्चे को टॉपिक से बाहर निकाल दो, या बच्चे को इंगेज करने के लिए सिर्फ टॉपिक का ही जिक्र करो, बच्चे को उलझाते जाओ, क्योंकि बाज़ अगर टॉपिक के बारे में बार बार बात करना या डिफरेंट बातें करना बच्चे को उलझा देता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लास का सिलेबस डेकोरम मेंटेन तो करना इसके लिए क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं? ट्रायल एंड एरर, मतलब आप कोशिश करते नई हैं चीजें या ट्राई observe- करें, बिल्कुल करें। और दूसरी बात है कि क्लास स्टार्ट होती है ना, पढ़ाने की कोशिश मत करें, सांस लें, आप भी लें, बच्चे को भी ले लें, सही पहले है। दिमाग को तैयार होने दें कि आप क्लास में आ गए हैं, फौरन आते के साथ ही पढ़ाना नहीं शुरू करें। अंग्रेज बच्चे इस तरह नहीं पढ़ते, उन्हें थोड़ा फन लविंग और थोड़ा चिल टाइप की पर्सनैलिटीज चाहिए होती, ठीक है, और उनके साथ मामला भी वही रखें। दूसरी बात, मुझे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अंग्रेज स्टूडेंट्स के साथ हेल्प करी ना, वो ये है कि मैं उनकी ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि उन बच्चों को ना बचपन से अपने डिसीजन देने सिखाए जाते हैं, गलत हो या सही, उनके दिमाग में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और वाली चीज़ें होती हैं। पाकिस्तानी बच्चा आपसे पूछेगा मैं ये वाला पेज पढ़ लूँ, उसको आप वही स्पून फीडिंग वाले बच्चे होते हैं पाकिस्तानी, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको ना ये वाली चीज़ें कुछ उनके कल्चर समझना है, आपने उनकी थोड़ी सी साइकी समझनी है, आपने देखें कि उन बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे होती है और वो किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। ऐसा ही है। जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया ना, पाकिस्तानी बच्चे को पनिशमेंट देते हो, आप वहाँ नहीं दे सकते, बोलो बेटा क्यों नहीं किया, अच्छा कोई बात नहीं, वो करेगा, वो बच्चे नालायक नहीं होते और वो इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। ये वाली चीज़ आपको समझिए, वो पाकिस्तानी बच्चों की तरह नहीं है कि वो मिस नहीं किया तो उन्होंने करना ही नहीं है, तो यहाँ पर आप गुस्सा भी करोगे जब इसने तो करना ही नहीं था तो गुस्सा कर लिया, वहाँ आप नहीं करते ये, क्योंकि वो बच्चा भी इस तरह का नहीं है, वो नहीं कर रहा होगा तो किसी वजह से नहीं कर रहा, दे वजह आपको या ना दे, लेकिन आपने ये बात मानी कि वो कल करेगा, और ये मुझे बहुत बेनिफिट लगता है टीचर्स के लिए। अंग्रेज बच्चों के लिए 2-3 स्किल्स सीखने वो बहुत बेहतर बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग जो है ना बहुत अच्छे उसूलों पे की जाती है, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ खासतौर पर मैं, अच्छे उसूलों पे की जाती है। एक तो ये चीज़ हो गई, इसके अलावा आपको ना रिसोर्सेज यूज़ करनी आनी चाहिए, जैसे कि आपको गूगल सर्च करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उन्हें बस नजर आ रहा है ना, वो बस वहीं पे अटक गए, वहीं पे टिक गए, किसी ने कुछ बता दिया उसके आगे वो कभी सर्च ही नहीं करते। गूगल को बार बार सर्च करें। मुझे याद है मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी जितना मैंने गूगल खंगाला है बैठ के, गूगल खंगाला है, यूट्यूब खंगाला है, वेबसाइट्स, फेसबुक के ग्रुप्स खंगाले हैं, टिकटॉक खंगाला है, भाई कि उनमें रिसोर्सेज बहुत हैं, बेतहाशा है और बहुत ज़बरदस्त है। मैं मतलब मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मीम्स है, मैंने जमा करके रखी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रैपिंग की वीडियोज़ है, वो नहीं गाने में जो रैपर्स होते हैं उनकी वीडियोज़ हैं। भाई इस तरह की चीज़ें ना आपको ढूंढनी आनी चाहिए, और आपके पास ना ये सेव होना चाहिए, आपका डेटा बैंक सेव होना चाहिए। तो डेटा मैनेजमेंट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढूंढना कहाँ से है,
उसको ठीक है। स्टोर कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको जो होंगी। ठीक है। और इसके अलावा और ये आप जर्नल बता रही हैं, हाँ, और स्पेशली इसमें इंटरनेशनल ही का थोड़ा सा। हाँ, इंटरनेशनल हाँ, बच्चे ये रिसोर्सेज यूज करते हैं। सही अगर है। पाकिस्तानी बच्चों को आप ये वाली रिसोर्सेज दो ना, वो कहते हैं टीचर को खुद नहीं आता। हाँ, वो ठीक है। कहते हैं इनको नहीं आता, इसलिए हमें वीडियो दिखा दी, वीडियो से पढ़ा लिया, तो Okay. हम तो वीडियो खुद जाके देख लें। हाँ ठीक है, आप वीडियो खुद भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप देख लेते हो तो आपके पेरेंट्स नहीं आपको ट्यूशन में डालते ना, ठीक है ना, आपको नहीं ढूंढनी आती ना ये वीडियो कि आपने ढूंढनी Okay, sir. है। तो ये वाली चीजें डिफरेंस है। और इसके अलावा हम सबसे आखिर में डिस्कस करें, हालांकि ये सबसे पहले होना चाहिए था, ये पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए ना कुछ चीजें समझनी है, आपकी बात करने का अंदाज समझाने वाला ही होना चाहिए। फर्क है कि जो आपके दिमाग में चले वो बोलते जाना, और किसी के दिमाग में डालने के लिए समझाने वाला अंदाज इस्तेमाल करना। दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग। सही है। दो अलग अलग तरीके हैं। बाज़ अगर टीचर्स ना इतने घबराए हुए होते हैं, उनको बस जल्दी होती है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, मैं बस वो बोलता जाऊँ, मैं कहीं अटकूँ ना, मैं रुक ना जाऊँ। बच्चा समझेगा रुक गए, इनको आता नहीं है, भूल गए इनको। ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों पर ट्रॉल करते हैं, और इस वजह से आप इन चीज़ों से डरते हो। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन में अक्सर डरते हैं कि अटक गए, क्लासेस ना शुरू हो जाती है। ये डर हमारे पाकिस्तानी आवाम में ना रहता है कि मैं बात करते करते रुक ना जाऊँ। आप ये टोन अंग्रेज के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो हबड़ दबड़ में नहीं रहते। आप मुझे यकीन करो, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट करती थी ना शुरू में, वो ये थी अक्सर कि मुझे स्टूडेंट्स कहते थे आप बहुत तेज़ बोल रहे हो, आहिस्ता बोलो, आवाज़ मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, आहिस्ता बोलो। मुझे समझ नहीं आया दोबारा। फिर मुझे ये बात समझ आई कि एक फ़र्क है कि पाकिस्तानी बच्चा टीचर की बात तो पहले बार सुन नहीं रहा होता, बहुत कम होते हैं जो सुन रहे होते हैं, पर उनको आदत है 2x पे सुनने की, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता जल्दी जल्दी बोलने वाले टीचर से। वो बीच में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए टीचर कितना मर्जी तेज़ बोल रहे उनको टेंशन नहीं, वो ज़्यादा स्क्रीन की पिक्चर ले लेंगे, कोर्ट की पिक्चर ले लेंगे बस। बाहर का बच्चा ना आपकी बात समझ रहा है बैठ के, क्योंकि उसने पेपर में वही कर रहा है ना, वो समझ रहा है, वो रट के जा ही नहीं सकता, तो वो आपकी बात समझेगा। और आप बहुत तेज स्पीड में बोलोगे ना, उसको नहीं आएगी बात समझ में। आपको ये बात करने का अंदाज सीखना है कि आपको रुक रुक के हर पॉइंट के बाद कितना पॉज देना है, आपको समझना थोड़ा सा पड़ेगा कि स्टूडेंट को ये बात समझने में 2 सेकंड लगेंगे। पॉज लें, रुक जाए, बोलना थोड़ी देर के लिए बंद करें, चुप होंगे तो जो आप पहले बोल चुके हैं वो प्रोसेस करेगा। रुकें, हल्के बोलो, स्पीड हल्की रखें, ठीक है, और बच्चे को साथ लेके चलें। ये नहीं कि आपने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया उसके बाद आपके समझ आ गया बेटा, ये नहीं होता। बाहर ना पेपर्स के अंदर भी इस तरह वो आपसे प्रोसेस कभी भी नहीं पूछेगा। शातिर और नादिर वो आपसे कहेगा ये प्रोसेस समझा दे, एक्सप्लेन कर दे इसके स्टेप। वो आपसे प्रोसेस के स्टेप्स में से चीजें पूछेगा कि ये स्टेप क्यों किया, ऐसे क्यों किया। अब वो बच्चा से वो आंसर वो बच्चा दे सकता है जिसने प्रोसेस का हर स्टेप अलग अलग समझा है, हर स्टेप को अलग उसका मुकाम दिया है, तो समझे तो वो उसके स्टेप के अंदर से आंसर दे सकेगा। और उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उसको हर स्टेप पे रोकें, बेटा इस स्टेप तक सब समझ आया, क्या समझ में नहीं आया, समझाओ मुझे क्या समझ आया। ये वाली चीजें आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपका खुद का भी थोड़ा सा नॉलेज बैंक स्ट्रॉन्ग होगा, और ये इस तरह एंगेजिंग भी होगा, एंगेजिंग भी होगा, ऐसा ही है। फिर दूसरी बात, एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पास्ट पेपर्स। पाकिस्तान वाले पास्ट पेपर्स वो तो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो नहीं। पास्ट पेपर्स अंग्रेजों के रिपीट नहीं होते पहली बात, लेकिन उनके पास्ट पेपर से आपको ये पता चलता है कि इस टॉपिक में से इस टॉपिक को पढ़ाना कैसे है, और आ कैसे आता क्या है इसमें से, वो पूछ क्या रहा है आपसे, मैं इसमें किस चीज़ पे फोकस करूँ, इसमें मैथमेटिकल चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ। अच्छा, जो साइंस के टीचर्स होते हैं बायोलॉजी की स्पेसिफिकली, मैं क्योंकि बायो पढ़ाती थी मुझे इसमें बड़ा मसला हुआ। पाकिस्तान में बायो में मैथ्स नहीं होती, बहुत बाकायदा स्टैटिस्टिक्स है बायो के अंदर, तो वहाँ पे ना आपको मेरा ये तरीका होता था कि मुझे जो अगले दिन टॉपिक पढ़ाना होता था मैं एक दिन पहले वो खुद बैठ के पढ़ती थी। एंड देयर आर सम टॉपिक जो मैंने पहले दिन स्क्रैच से पढ़े, कभी ना सुना ना पढ़ा उनके बारे में, खुद पहली बार बैठ के पढ़ी। ठीक, ये वजह। और अच्छा, इससे पता है आहिस्ता और रुक रुक के बोलने से फायदा होता है, आपको भी सोचने का टाइम मिलता है, तो जल्दी नहीं करनी, हबड़ दबड़ नहीं मचानी, आहिस्ता इधर बच्चे को साथ लेके चले और रुकें। मुझे लगता है बच्चा बात को प्रोसेस करता ही तब है जब आप खामोश हो जाते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो वो उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, मैं सुन लूँ क्या बोला, वो प्रोसेस नहीं कर रहा उस चीज़ को, उसे उसकी सही जगह पे नहीं पुट कर रहा, फिट नहीं हो रही उसकी चीज़ें। रुके, 2 मिनट रुके, फिर रुकने के बाद आगे बढ़े, ये वाली चीज़। इसके अलावा वहाँ पर पढ़ाना आने चाहिए। मैं एक ये चीज़ का आप आहिस्ता आहिस्ता बात करें। दूसरी चीज़ ये स्किल्स में तो नहीं आएगा कि लेक्चर प्रिपेयर, ये आ गया था,
और क्या क्या चीज़ें आएंगी स्किल्स में बस? जैसे कि ये तो पर्सनल स्किल्स के बारे में आपने बता दिया ना, ये वो पर्सनल स्किल्स हैं जो बंदा विद टाइम भी एक तो सीखता है, ऐसे ऐसे सीखेगा, ही। ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो उसे पता होनी चाहिए अपने बारे में कि यार ये वाली चीज मेरे अंदर अच्छी है लेकिन मैं इसको इम्प्रूव कर सकता करना, हूँ, exactly. ठीक है। मतलब दो कैटेगरीज है जो अच्छा, जिनपे एक improve और करना चीज़ है। भी ना अभी मेरे दिमाग में, सॉरी मैं बात काट रही हूँ। बिल्कुल, द थिंग इज दैट कि हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट है। ठीक बी है। वेरी फ्लेक्सिबल, बी वेरी वेरी। मैं ये नहीं सोचेंगे मैंने इस बच्चे को इस तरह पढ़ाया था तो मैं ऐसा इसको ही भी है। इसी तरीके और से बाहर पढ़ाऊंगा। वाले बच्चे ना, पाकिस्तानी बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरह होती है कि उन्हें पेरेंट्स ने इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जैसे कहा जाए वैसे करें। बाहर वाला बच्चा इस तरह नहीं चलता, वो ऑलरेडी अपने एक स्टाइल में कर रहा है काम, आपको उस स्टाइल में एडजस्ट होना है। हाँ, आपको ना इस बात का ख्याल रखना है कि वो बच्चा कोशिश करे कि वो आपके लिए चेंज ना हो, क्योंकि वो नहीं हो सकेगा, वो नहीं होते, ठीक है। सही है। आपको उसके स्टाइल को समझना है। तो याद ही रखने कि जब आप किसी बच्चे से इंगेज करें ना, तो कोशिश ये नहीं करनी कि बच्चे को अपने आप को समझा दे, नहीं, आपकी कोशिश ये होती है कि आप बच्चे को समझ सके। इससे एक चीज़ होती है कि बच्चों को दे फील कि उन्हें सुना गया, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। अच्छा, एक चीज़ ना, ये मेरा तरीका है, अगर कुछ चीज़ मुझे नहीं आ रही होती ना तो मैं मेरे बच्चे से पूछती हूँ तुम्हें क्या पता है इस बारे में, क्योंकि वो ना जैसे स्कूल से पढ़ो, पाकिस्तानी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे वो बच्चे भी, उन्हें पढ़ा के ही भेजा जाता है घर। उनके कॉलेजेस, उनके स्कूल उन्हें पढ़ा के घर भेजते हैं। पूरा नहीं समझ आया लेकिन कुछ आया, आपको स्टार्ट के लिए वही कुछ कभी कभार हेल्प आउट कर देता है। कि जब कभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे कोई डेफिनेशन पूछ लिया, कोई टॉपिक आ गया, मुझे नहीं समझ आ रहा, बच्चे से टॉपिक में स्टार्ट, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं स्टार्ट इसी करती हूँ, इट्स योर टर्न, पहले बताओ क्या पता है। कभी कभी बच्चों को पूरा टॉपिक पता होता है, आगे बढ़ो, खत्म, बस चिल। दूसरी चीज़ ये कि अगर कभी कभी मुझे ही नहीं समझ आ रहा है ना, तो बच्चे का स्टार्ट मुझे कंटिन्यू करने के लिए वो देता है, हेल्प कर देता है। तो बच्चे को चांस दें, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको प्रोसेस करने का टाइम मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। एक और चीज़, हम ये बात कर रहे थे पास्ट पेपर्स की कि जिस दिन आपने जो टॉपिक पढ़ाना है ना, उससे एक दिन पहले टॉपिकल पास्ट पेपर उस टॉपिक के पढ़ने बैठे। आंसर ऑलरेडी मौजूद है गूगल पे, डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी मार्क स्कीम्स अवेलेबल है, अच्छी वेबसाइट पे सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, डाउनलोड हो सकता है आराम से, प्रिंटेबल डाउनलोडेबल सारे सब रिसोर्स हैं पढ़ने के। फिर जब आप वो टॉपिक पढ़ाएं ना, मेक श्योर कि उन्हीं चीज़ों पर फोकस सबसे पहले करें, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो उस चेंज topic करके में। पूछेगा वही बात आपसे, पूछेगा वो वो topic आपसे वही important बात। है। हाँ, तो ये पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्किल है कि आप पास्ट पेपर ओरिएंटेड अपनी अप्रोच पढ़ाएं। है, ये चीज़। इसके अलावा पर्सनल स्किल्स आपकी, एटिकेट्स, बात करने का तरीका, इसके अलावा वहाँ पर आप अपनी सीनियरिटी नहीं झाड़ सकते। जैसे पाकिस्तानी टीचर्स के साथ माइंडसेट होता है कि हम टीचर हैं, हमारी इज्जत करो, इज्जत इबादत के दर्जे तक चाह रहे होते हैं भाई को, तो वो बच्चा वो नहीं करेगा आपकी। आप उस बच्चों की जितनी सीनियरिटी दिखाओगे वो आपको खुद रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर उसको डिमांडिंग लगा ना कि ये मुझसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपकी रिस्पेक्ट, तो बच्चों को वहाँ वाले बच्चों के साथ आपने ये चीज़ नहीं करनी होती, ठीक है। पाकिस्तानी बच्चों के साथ भी नहीं करनी होती, लेकिन थोड़े से माइंडसेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। कोशिश करें हम्बल रहें, एज हम्बल एज पॉसिबल। मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा एम्बेरसमेंट से सेव किया है ना अक्सर, वो ये चीज़ है कि मैं स्टूडेंट को खुद बता देती हूँ मुझे ये नहीं आता, मुझे अभी नहीं आ रहा, मैं कभी कल रिवाइज करके पढ़ा दूँगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट आपकी 2 दफ़ा रिस्पेक्ट करेगा इस बात। पहली बात तो ये है कि आप ऑनेस्ट थे, आपने बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरी बात ये, बच्चा आपसे रिलेट करेगा कि यार ये हमारी तरह ही तो है, हम तो सेम है। बच्चा आपके साथ कनेक्ट होगा, इमोशनली कनेक्ट होगा आपके साथ इस तरीके से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पंक्चुअल रहें, बाहर का बच्चा टाइम वेस्ट नहीं बर्दाश्त करता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं अक्सर, अगर आप 1 मिनट लेट हो वो क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, कहेगा मैं टाइम पर था आप नहीं थे उनके। और वो ऐसा नहीं कि वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वो वाकई अपना वक्त सही तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन हमें ना उन अच्छी क्वालिटीज़ की आदत नहीं होती, ठीक है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगता है ये आप ये इस तरह के स्टूडेंट्स देने से पहले इन चीज़ों पे काम किया जाता है। आप ये नहीं कि कल से बच्चा 5 बजे तो कल से आप 5 बजे पे उठने की तैयारी करेंगे, पहले से थोड़ी सी चीज़ों को ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। और एक आपकी पर्सनैलिटी